मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ सर कि लाइफ आपको एक बार मिलती है, सही है। तो आपको उसमें इतनी चीज़ें कर लेना चाहिए जो आपके मन में है। मैंने एक जगह कहीं रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा था कि आपको जब समझ में आ जाए लाइफ, तो आप एक बकेट लिस्ट बनाइए। फिल्मों में बहुत झोल होता है, माने लोग बहुत काटते हैं, हाथ साफ कर दे। हाँ। तो मैं इतना होशियार था, मैंने दो फिल्में ली, एक रूरल ली, एक अर्बन ली, दोनों अलग अलग डायरेक्टर लिए और उनको बोला देखो तुमको मैं फिल्म दे रहा हूँ, इसमें जो सस्ती और अच्छी बनाएगा उसको अगली फिल्म दूंगा। रही बात कलेक्शन की, अभी ये चीज़ है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। माने आप देखते हैं 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो 1000 गया, करोड़ हो गया, वो 1600 बहुत, करोड़ हो गया। हाँ, मिसलीडिंग फिगर है। Okay. माने हाँ, और गूगल में भी आप अगर कभी डालिए कि XYZ फिल्म का, तो करोड़ से नीचे दिखाते ही नहीं। हाँ। सो देर इज़ ए रैकेट और देर इज़ ए काइंड ऑफ थिंग कि एक गलत लोग हैं जो इसके साथ खेलते हैं। तो लोगों ने पेपर खोला, लोगों ने कहा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित प्रभात पुणे सोडून, लोग बोले ये कैसी ऐड है, ये कैसी ऐड है? वो मुझे बोला कि समीर तुम हाउ कैन यू डेयर टू राइट दिस। अरे मैंने कहा सच ही लिखा है ना। तो पेश करता हूँ एक और एपिसोड राज इसरानी की तरफ से फिल्मी टॉक्स पे, इंडियन फिल्म हिस्ट्री के सहयोग से। आज के मेरे मित्र हैं, बहुत ही काफ़ी साल से उनको जानता हूँ। कुछ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। ही हैज़ फॉट ऑलवेज अगेंस्ट द ऑड्स। ऑड्स बोलूँ तो सेटल्ड जॉब्स छोड़ना, गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ना, और एक मैनिफेस्ट करके रखना कि 50 चीज़ें ज़िंदगी में मुझे करनी है और एक एक को टिक मार्क करते जाना। सुनने में अजीब लगता है, बेहतर होगा, मैं चाहूँगा आप उसकी ज़ुबानी सुने। तो मिलते हैं समीर दीक्षित से। थैंक यू समीर जी, कमिंग ऑन फिल्मी टॉक्स। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। आपका इतना एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, जो लगभग 25 साल हो गए जैसे मैंने चेक किया। पहले पूछूंगा आपकी उम्र कितनी है? 25 साल का तो एक्सपीरियंस है, एज क्या है आपकी? आप बताइए सर, क्योंकि एज इज़ द नंबर, आई नो, एज इज़ द नंबर, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग द लाइट कन्वर्जेशन। 57। 57, वेरी गुड। यस यस। आप बताइए, आप पैदा किधर हुए थे? मैं सर ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। वेरी गुड। और पूरा स्कूल और कॉलेज का क्वालिफिकेशन अप टू ग्रेजुएट मैंने ग्वालियर से ही किया था। ओके। और उसके बाद फिर जब मेरे को लगा कि मेरी सिस्टर की शादी यहाँ बॉम्बे में हुई थी, ओके। वो बैंक में थी, ओके। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि वहाँ छोटे शहर में आपको वो जो स्कोप नहीं मिलता, तो वो बड़े शहर में ट्राई किया जाए। मीन टाइम मैं एग्ज़ाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की भी कोशिश कर रहा था। कौन सी स्ट्रीम में थे आप? मैं BSc साइंस मैथ्स का ग्रेजुएट हूँ, ओके। वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से। और BSc मैंने ग्वालियर से किया। उसके बाद फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे में फिर वो स्ट्रगल शुरू हुआ जो होता है। फिर यहाँ पे मैंने MA हिस्ट्री किया बॉम्बे BSc से MA हिस्ट्री। हाँ। हिस्ट्री में कहाँ पहुँच गए? नहीं, उसमें क्या हुआ कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IAS के लिए तैयारी कर रहा था। IAS के लिए तैयारी? हाँ। वाव। तो उसके लिए मेरे को लगा कि साइंस सब्जेक्ट की जगह अगर आप आर्ट लेते हैं तो इजी पड़ता है। ओके। तो उसके लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट थे। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम क्रैक भी किया था, ओके। पर वो फाइनल नहीं हो पाया, फाइनल में नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो उसके लिए मैं MA हिस्ट्री किया था मैंने। ओके। तो वो किया, फिर मुझे पता चला कि 2-3 साल जो मैंने तैयारी की और हुआ, तो मुझे लगा कि अभी इतना इजी नहीं है IAS। तो फिर मैंने सोचा कुछ तो भी प्रोफेशनल कोर्स किया जाए जिसमें जॉब इजी हो। तो मैंने उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था, गरवारे इंस्टीट्यूट, ये कलीना है ना। हे भगवान, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? जर्नी मेरी ऐसी है। यस। तो इसमें एक पॉइंट समझ में आ रही है कि वी हैव नो गाइडेंस। करेक्ट। या अपने सपने क्लियर नहीं है, क्या बोलोगे इसमें आप? नहीं सर, कैसा होता है मालूम है कि अपने यहाँ प्रॉब्लम होता है कि हमारे जैसे छोटे शहर है, अगर आपने साइंस में कर लिया तो आपको इंजीनियर बनना है, आपने बायोलॉजी लिया तो डॉक्टर बनना है, ये सिंपल रहता है, डॉक्टर इंजीनियर। बाकी आउट ऑफ बॉक्स कोई पेरेंट्स सोचते भी नहीं है। ओके। बड़े शहर में आते हैं तो आपका अलग संघर्ष शुरू होता है। ओके। उसमें आपको क्या पता चलता है, अरे इतने एवेन्यूज़ है, आप क्या करें। फिर आपका पेरेंट्स या आपके जो आजू बाजू के लोग सोचते हैं कि अरे नौकरी इसको कब मिलेगी, ओके। ये पढ़ लिया है, नौकरी कैसे मिलेगी।
तो फिर आदमी सोचता है कि नौकरी के लिए मैं क्या पढूं। ओके। माने एक रहता है अब कैरियर एकेडमिक्स रहता है, फिर उसको पता चलता है कि नहीं, आप जो पढ़े हैं एमए एमएससी जो, उससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना सिस्टम ही ऐसा है कि आपको वैसे ग्रेजुएट हो गया पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आपको ऐसा कुछ कोर्स करना चाहिए जो नौकरी से रिलेटेड हो। वो तो उस समय मुझे पता चला कि सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी जो है, मैंने ऑटोमोबाइल पेंटिंग या जो बड़े बड़े पेंटिंग टेक्नोलॉजी, वो उस समय 86-87 में शुरुआत हुई थी। मैंने सब जापान से और जर्मनी से आते थे, तो वो कोर्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, 2.5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो उसमें हमको वो सिखाया। तो मैं चूँकि टेक्निकल बैकग्राउंड से था और साइंस बैकग्राउंड से था, तो वो केमिस्ट्री वगैरह की वजह से मुझे वो ईजी हुआ, और 2.5 साल का फिर मैंने वो डिप्लोमा किया, और कैंपस इंटरव्यू में ही मुझे बजाज टेम्पो में नौकरी मिल गई थी। तब क्या उम्र थी आपकी? तब मेरी थी, आप पकड़ लीजिए 86, आप 26 27 25 हो गए आप? यस, ग्रेजुएट के बाद तुरंत 2 साल के बाद मैं लग गया था। तो साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से टेक्नोलॉजी, यस। नाउ दिस वाज ओनली टारगेटेड टू ढूंढना है, जॉब ढूंढनी है। करेक्ट। तो जॉब ढूंढते ढूंढते बजाज में आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। मैनेजमेंट ट्रेनी था मैं, 1 साल वहाँ पे था जी। पर चूंकि मेरा बैकग्राउंड कैसा है कि मैंने एमए जो किया वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था पार्ट टाइम। ओके। और बीच में मैं तबला भी सीखा, मैं तबला ग्रेजुएट हूँ। वाह। बैचलर ऑफ म्यूजिक इन तबला, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस। तो वो मैं इवनिंग क्लास करता था। ओके। तो उस समय जब मैं बजाज में गया तो वहाँ पे वो टेम्पो ट्रेवलर करके आती है ना जो, जी। तो वो इंडिया में पहला प्लांट था। अंडर वाटर डिपिंग जो था, पहले डिप करते थे, डिप करके पेंट करते थे। करेक्ट। तो उस समय मैं उधर पेंट शॉप में था। तो वहाँ पे जो माहौल था और जो काम करने का ये था कि लेबर गिनो, ये गिनो, पर मेरा जो मूड जिसे बोलते हैं, मूल जो था वो क्रिएटिव माइंड था, कुछ कल्चरल का या इसमें इंटरेस्ट था। तो मेरे को हमेशा लगता था कि मैं गलत जगह फंसा हूँ। पगार अच्छा था, घर वाले खुश थे। फिर मेरे को वहाँ से जर्मनी के लिए डैमलर बेंज का ऑफर आया। ये जो वो जर्मनी का उनका प्लांट था, क्योंकि वो फेरोदिया ने यहाँ पे उनका वो प्लांट लिया था। तो मैंने जर्मन सीखी, और वहाँ पे हमारा चल रहा था कि हम लोग को जर्मन भेजने वाले थे 2-2.5 साल के लिए वो करने। पर उस समय मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा नहीं है क्षेत्र। मैंने रोज़ पेंट शॉप में जाओ, पेंट कैसा है, ये कैसा, वो मेरे को लगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो मीन टाइम मैं एग्ज़ाम देता था। तब मैंने फिर ऑल इंडिया रेडियो का एक एग्ज़ाम दिया था, स्टाफ सिलेक्शन का। उसमें ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव करके पोस्ट थी ऑल ओवर इंडिया में। तो वो मैंने एग्ज़ाम दी थी और मैं उसका वेट कर रहा था। तो लकीली उसमें नंबर आ गया और बॉम्बे पोस्टिंग मिला। मैंने उसमें जो आईएएस की स्टडी का जो मेरे को फ़ायदा हुआ वो इस एग्ज़ाम में हुआ, क्योंकि वो लेवल का करके वो क्रैक नहीं कर पाया, पर इस एग्ज़ाम में मेरे को वो फ़ायदा मिला। और उसके बाद फिर जब मैं ऑल इंडिया रेडियो आया तो वहाँ पे बॉम्बे में जब मैं आया, एक छोटी सी घटना है। तो वहाँ पे जब मैं आया तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ थे, कहाँ हो? मैंने कहा मैं बजाज में हूँ। बोले इधर मत आना। ये सब बोले मैराज है इधर, ये सब जो तुम देख रहे हो। मैंने देखा वहाँ ड्यूटी ऑफिसर बैठा था, यहाँ हॉटलाइंस थे, रेडियो चल रहे थे, आर्टिस्ट आके चेक दे रहे थे, जो टिपिकल होता है। तो वहाँ पे एक नीलम भंडारी के थे, बहुत सीनियर थी। तो मैंने कहा मैं इधर ज्वाइन कर रहा हूँ। बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं बजाज में हूँ। बोले ऐसा मत करो, बजाज बहुत बढ़िया है, ऑल इंडिया रेडियो मत आओ, ये गवर्नमेंट का है। तो मैंने कहा नहीं मैडम, ये इतना अच्छा दिख रहा है, एसी रूम में बैठे हो, रेडियो चल रहा है, रेडियो सुन। बोले ऐसा नहीं है। तो मेरे को लगा ये ज़रूर मेरे से जेलसी कर रही है इसलिए ये मेरे को ऐसा बोल रही है। फिर मैंने कट टू वहाँ 11 साल किया, और 11 साल में मुझे पता चला कि आई ज्वाइंड। और बिसाइड्स गेटिंग वार्निंग की मत आओ। हाँ मत आओ, मैं ज्वाइन किया। वो क्लास 2 ऑफिसर के लेवल की पोस्ट थी। तो वहाँ पे अच्छा हुआ बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो में। उस समय रेडियो का बहुत वैल्यू था, ऑफ कोर्स। मैंने रेडियो बोला तो लोग इज्जत से कि ऑल इंडिया रेडियो में। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे काम किए। हमने मिस वर्ल्ड हुआ था ऐश्वर्या राय का जी, तो वो कवरेज में मैं था 92। हाँ जी। तो वो उसमें मैंने वो था। उसके बाद फिर मैंने वनडे इंटरनेशनल वगैरह जो वानखेड़े पे होती थी, उधर मैं कमेंट्री का वो था कोऑर्डिनेटर। मैंने जो हिंदी टू इंग्लिश रहता था ना, जसदेव सिंह से, ये वो मेरा ड्यूटी था। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग काम करने को मिला। पर एक कुछ सालों बाद मुझे वो मोनोटोनस लगने लगा। शायद मेरा माने वही ऐसा है कि मेरे को कोई भी चीज़ ज़्यादा करूँ तो मेरे को कंटाल आता है। तो वहाँ मैंने देखा कि आपको तो मालूम है गवर्नमेंट जॉब होता है, आपको रोज़ वही करना है, सेम करना है। तो भी मैंने वहाँ पे कुछ प्रोग्राम किए और मेरे को नेशनल अवार्ड मिले थे 2।
वाह। मैंने रेडियो डॉक्यूमेंट्री की थी, एक संजय दत्त के अंडर ट्रायल्स पे किया था। ओके। तो उसमें कैसा था कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट्री था कि कॉमन मैन अगर जेल चला जाए तो वो क्रिमिनल होके आता है, ऐसे बहुत से। जी। वो एक बनाया था। फिर उस समय इंडिपेंडेंस को कुछ 50 साल हुए थे। तो उस समय मुबारक मेरे भारत करके एक किया था डॉक्यूमेंट्री। उसमें गुलजार जी से लेकर जाकिर हुसैन सबके इंटरव्यू लिए थे। और उनको मैंने ऐसा बताया था कि भारत खुद बोल रहा है, जैसे मैं समय हूँ कैसा है, हाँ ऐसा भारत बोल रहा में है। जैसे। हाँ, कि 50 साल मुझे हो गए हैं और मैंने इन 50 सालों में क्या देखा, और फिर सेलिब्रिटी की नज़र से, तो उसको एक अवार्ड मिला था। ऐसे 2 मैंने किए। पर मुझे पता चला कि ये जो जॉब है ये भले ही क्रिएटिव है, आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आपको काम होता है, लेकिन वो मोनोटोनस है। मेरे को रोज़ उठ के वही प्रोग्राम सुनना है, वही लिखना है, वही रिपोर्ट लिखना है, और वही तो मेरे को बहुत कंटाला आता था। फिर ये हुआ कि 8-10 साल फिर मैं छटपटाने लगा। मैंने कहा यार ये मेरा नहीं है, ये तो मेरा को फिर 11 साल के बाद भी ये मेरा नहीं है। नहीं है। हाँ, फिर हाँ 11 साल उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं एक बार बैठा था ऐसे ही 10 साल हुआ, फिर एक बंदा आया। तो मैंने कहा भाई क्या, बोले मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं BDS हूँ। मैंने कहा इधर ज्वाइन मत करो। ये मैंने कहा आप वही बात हुई जो मेरे को 11 साल पहले वो जो लेडी बोली थी, एडवाइजरी मिली थी, वो अभी आप दे रहे हो। करेक्ट। तो मैंने उससे कहा कि ये सब छलावा है, यहाँ पे आपको लग रहा है सब AC रूम में बैठे हैं, पर ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अल्टीमेटली वो ज्वाइन हुआ, फिर 10 साल बाद उसने वही बोला होगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, हिस्ट्री रिपीटेड। यस। तो वो 10 साल में मेरे मन, लेकिन बहुत अच्छे समय गया, क्योंकि मैंने उस समय ये किया। मैंने उसके पहले मैं गरवारी इंस्टीट्यूट में था, फिर ऑल इंडिया रेडियो में 2.5 साल उधर, 11 साल उधर, और फिर मेरे को लगा कि अभी ये चेंज करना चाहिए। तो मैंने जब घर वालों को बताया तो वो बोले पागल हो गया ये गवर्नमेंट की नौकरी, पेंशन वाली जॉब छोड़ने की बात कर रहा है, क्लास 2 वगैरह। मीन टाइम मेरी शादी हुई 92 में, वो भी रेडियो से ही थी, उमा दीक्षित। अभी वो हेड ऑफ प्रोग्राम है सह्याद्री की, सह्याद्री चैनल की, दूरदर्शन की। तो वहाँ पे फिर जब मैं छोड़ा तो घर वालों से तो पूरा विरोध था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोले अभी तुम्हारी शुरू हुई है, किड्स हैं। तो भी मैंने कहा नहीं, मैं इसके लिए नहीं हूँ। पर मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। उसने कहा देखो समीर, कि तुम्हारे अंदर अगर कुछ फायर है या कुछ है तो दिस इज़ द टाइम यू कम आउट ऑफ इट। नहीं तो क्या होगा कि हम दोनों नौकरी करते रहेंगे, तुम धुलिया, मैं नासिक, कोल्हापुर, ऐसे हमारी ट्रांसफरेबल जॉब थी। और एक बार स्टेशन डायरेक्टर होकर रिटायर हो जाएंगे, तो वो अपने को तुम नहीं जी पाओगे। सो यू कम आउट ऑफ इट। मेरी नौकरी है, मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपन दाल रोटी खा लेंगे। सो यू जस्ट टेक अ रिस्क, क्योंकि अगर बॉम्बे में रहना है, उसको वो समझती कि अगर आपको बॉम्बे में रहना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी, और आप रिस्क लोगे तो ही आगे जाओगे। तो वो जो डिसीजन था वो उसकी वजह से मैं ले पाया। और शुरुआत के थोड़े ऑफकोर्स कोई भी नौकरी से छोड़ के, क्योंकि हमारे यहाँ मराठी में मैं इकलौता हूँ हमारी फैमिली में, इस साइड भी, मदर के साइड भी, और फादर जो बिजनेस में। बाकी कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई ऑफिसर है, कोई, उन्हें सब इसी एजुकेशन से हैं। तो मैं पहला था जो इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर आया। और उसके बाद शुरुआत में मैंने सागरिका म्यूज़िक से मेरे को एक प्रपोज़ल आया था, चूँकि मैं वहाँ रेडियो के प्रोग्राम वगैरह करता था, तो उनकी ओर से आया कि आप ज्वाइन कीजिए। तो पहले मुझे लगा कि ये मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे एक हीरक दास जी करके थे जो ओनर थे उनके, तो उन्होंने मुझे बोला देखो समीर, तुम बोलते हो सिक्योरिटी सिक्योरिटी, पर गवर्नमेंट में भी कहाँ सिक्योरिटी है, तुम्हारा कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, पूना को हमारे ट्रांसफ़र होते थे। करेक्ट। तो बोले तुम में वो स्किल है, तुम वो कर सकते हो। मैं वहाँ पे प्रोग्राम करता था, सागरिका स्वर लहरी, मैंने नौकरी करने के साथ साथ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के लिए भी हेल्प करता था। तो मेरे को समझ थी कि, और उनके वो प्रोग्राम से उनका सेल भी बढ़ा कैसेट का। तो उनको पता लगा, और मैं उस समय चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर था तो ओपन ज़्यादा नहीं करता, पर मैं बैकग्राउंड से सपोर्ट करता था, बनाने वाले मेरे पार्टनर थे। तो मेरे को समझ में आया कि अपन कुछ अलग कर सकते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग जो है। फिर उन्होंने कहा कि समीर तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा अपन 6 महीने मेडिकल देंगे और कोशिश करेंगे, नहीं आया तो वापस चले। वो एक रहता है ना, स्मार्ट मूव। यस। तो उनको मैंने बताया कि सर मेरे को मालूम नहीं, मैं इतने सालों से गवर्नमेंट पैटर्न में हूँ, अभी मैं प्राइवेट में कितना हूँगा, तो यू गिव मी ये। तो बोले नहीं समीर, वंस यू क्रॉस द बोट यू हैव टू बर्न द बोट। आप जब एक बार नदी क्रॉस करके वो आ जाओगे तो नाव को पहले जलाओ, तो तुम्हें मालूम है तुम्हें आगे जाना है। दो धारी तलवार पे नहीं चलेगा। तो तुम आगे बढ़ना है तो यू टेक अ रिस्क।
मैंने भी कैसेट में पहले साइकिल पे बैठ के कैसेट बेचता था, अभी मैं इतना बड़ा एम्पायर है इंडस्ट्री। तो मेरे को वो बात बहुत मन में लगी। मैंने कहा नहीं, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, आउट ऑफ बॉक्स करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और फिर वो मैंने रिज़ाइन किया। फिर घर में हमारे प्रॉब्लम हुआ, फिर थोड़े दिनों तक बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सागरिका म्यूज़िक नई कंपनी थी। मैंने उसके कुछ ही रिकॉर्ड, शुरुआत से मैं जुड़ा था। तो उस समय लोग बोलते अरे वो शांत सागरिका वाली सागरिका है क्या, मैंने ऐसा कनेक्ट था। मैंने कुछ उसका ब्रांड नहीं था, और वो बनने की प्रोसेस में था। फिर 6 साल में कुछ 800 से 1000 के ऊपर हमने कुछ एल्बम टाइटल किए और कुछ इनोवेटिव किए। जैसे हमने पंडित जसराज और हरिप्रसाद चौरसिया की जुगलबंदी की, वोकल और क्लासिकल की। राम रक्षा किया, बहिणाबाई चे श्लोक किए। तो मैंने मैं अकेले नहीं बोलूँ, हमारी टीम थी, हमारी मैडम भी थी। तो हम लोग बहुत क्रिएटिवली नया करते थे। हमारे सामने उस समय HMV था, टी सीरीज था, ये लोग बड़े जाइंट्स थे। तो थोड़ा मार्केटिंग और प्रमोशन में हमने कुछ थोड़ा डिफरेंट किया। मुझे याद है कि हमने एक एल्बम बनाया था हिंदी, और उसका प्रमोशन के लिए हमने पहली बार थिएटर में ट्रेलर जैसा लगाया था। तो वो पहला था जो एल्बम था जिसके ट्रेलर थिएटर में लगे, थिएट्रिकल ट्रेलर। तो लोगों को पहले लगा ये फिल्म है। सो वी वेदर माने पाथ ब्रेकर थे जी। तो ऐसे हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। फिर चर्च गेट में उस समय टीवी लगे थे, वहाँ पे हमने प्रमोट किया। फिर आइका दाजीबा आया, जो अवधूत गुप्ते और वैशाली सामंत, दैट वाज अ माने हिस्टोरिकल था। तो उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व थे। उसका मार्केटिंग प्रमोशन भी अलग ढंग से हुआ। हम लोगों ने टैक्सी वाले को, बस वाले को फ्री देते थे, माने बजाते हैं ना वो। तो वो उससे वो वायरल हुआ। उसके बाद वो बार रहते हैं वहाँ पे, जो डीजे रहते हैं जी। तो ऐसे हमने फ्री में बना के बहुत सैंपल बांटे, तो वो वायरल हुआ। तो वो एक 6 साल थे जब मेरे को थोड़ा मार्केटिंग, प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट, वहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट से पहचान हुई जी। मैंने बहुत, मैंने अब पंडित जसराज से लेके बिस्मिल्लाह खान, गुलाम अली, आशा भोसले, सुरेश वाडकर, चूँकि हमारा प्रोडक्ट ही था जी। तो वो 11 साल म्यूज़िकल रहे। फिर सॉरी वहाँ 6 साल थे, मैंने 11 साल रेडियो, 6 साल म्यूज़िक में। उसके बाद फिर वही हुआ, मेरे को लगा ये सैचुरेशन होने लगा, पायरेसी, हाँ पायरेसी शुरू हो गई ना तब। तो CD कैसेट की डिमांड ये हो गई, नीचे हो गई। तो भी हम लोगों ने कल्चर कंपनी का एक्सपेरिमेंट किया। माने जो ये रहते हैं कार्टून्स, बच्चों के कार्टून्स, भीम बलराम, कृष्ण सुदामा, वो करके थोड़ा किया। पर वो पायरेसी स्पीड से आ रही थी कि मुझे लगा कि नहीं, अभी ये अपना समय आ गया है बाहर निकलने का। वो मैंने अंदर से एक आता था कि नहीं, अभी वी हैव टू चेंज। मैंने ये कोई बहुत इसकी बात नहीं, पर हुआ उस समय। मुझे लगा कि अगर और 2 साल रहा तो मेरे को ये ऑडियो इंडस्ट्री नीचे बैठने वाली है। उससे मेरे को टाइम्स वाइम्स से भी ऑफर था अच्छा इसके लिए, बहुत A&R के लिए वगैरह, हेड A&R। पर मेरे को लगा नहीं, अभी इसमें नहीं जाना है। मीन टाइम मेरा एक दोस्त था गुरमीत सोडी, तो उसके साथ मैंने स्टूडियो चलाया। स्टूडियो आपको, शूटिंग स्टूडियो। हाँ, तो रशियन विला मालूम है? हाँ, उसके बाजू में एक रूही विला करके था। तो मेरा दोस्त, उसने मेरे साथ कुछ वीडियो का प्रोडक्शन किया था। तो वो मुझे बोला कि समीर, अभी तुमने नौकरी छोड़ दी है तो कुछ नया धंधा करते। उस समय मैं ऐसा नहीं था, क्या धंधा करना सोचा नहीं था। मैंने कहा अब कुछ तो भी इवेंट करेंगे, शोज़ करेंगे। चूँकि सब आर्टिस्ट जानते थे तो वो अपना एक ये था, एडवांटेज था। तो वो मैंने बंगला चलाने को लिया। बंगला बोला तो वो भाड़े से देते ना शूटिंग के लिए। और फिर वो हिंदी देखता था, बालाजी वगैरह, और मैं मराठी देखता था। तो हमने फिर वो बंगला सजाया, उसका मार्केटिंग किया। वो मराठी वालों को 50% डिस्काउंट देते थे। सीरियल जो सह्याद्री में चलते थे ना, और मराठी चैनल, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैं वापस वहाँ पे मैं अकेला मराठी था जो बंगला चलाता था। मैंने 5 साल क्योंकि जनरली इस एरिया में अलग लोग रहते हैं कि बुकिंग, बंगला बुकिंग। तो मैं मराठी के लिए लोगों के पास जाता था। सचिन जी थे, केदार शिंदे, कि मेरे पास बंगला। बोले अरे तुम बंगला चलाते हो तुम तो म्यूज़िक में थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो करता हूँ। और उसके बाद फिर हमने वो देवी देवताओं का भी बिजनेस किया। आपको मालूम है कि शूटिंग में भगवान लगते हैं, राम सीता, ये अपना मूर्तियाँ हमने 10-12 मूर्तियाँ बनवाई। तो उसमें फिर वो बहुत मज़ा आती थी। उसमें वो कहते थे कि राम के साथ सीता फ्री, फुल नाइट ऐसे वो कन्वर्सेशन होते थे। और हमने उसको मैंने अलग इसमें किया कि आप ये लेके जाओ, पार्वती लेके जाओ, शंकर आपको सस्ते में मिलेंगे, इस टाइप का वो था।
वो बिज़नेस हमने किया और फिर 5 साल बाद फिर वही हुआ कि जब मेरे को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है, माने वो पूरा हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने कुछ शोज़ किए, तो मैंने गुलाम अली का शोज़ किया था, 3 सिटी टूर किया था। और अभी मैं कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में आया उसका एक थोड़ा सा आपको झलक बताता हूँ। तो मैंने गुलाम अली का शो किया था नागपुर में, और वहाँ पे वोडाफोन लॉन्च हो रहा था, वो मेन स्पॉन्सर था। तो उस समय फिर सब हो गया और 2-3 दिन थे। उस समय मेरे को वोडाफोन से मैसेज आया कि हम लोग आपके साथ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे एक लोकल पॉलिटिकल थे, उन्होंने जगजीत सिंह को बुलाया था सेम डेट के लिए। सेम डेट। हाँ, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ठीक है। रिस्पेक्टेड और अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। तो उनके पीए ने कहा कि आप ये पोस्टपोन कर दीजिए, हम लोगों की टिकट सेल हैम्पर हो रही है। तो उस समय मैंने कहा कि सर 2-3 दिन हैं, टिकट बिक चुकी हैं, होर्डिंग प्रमोशन हो गया, और गुलाम अली वो कराची से आ रहे हैं, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए। शाम को पता चला वोडाफोन बैकआउट हो गया कि वो उधर चला गया। ये नहीं समझा तो उसको समझा दिया, बेटा बाहर आ जा। तो वो उस समय जो मेरे को फटका बैठा है, कुछ 4-5 लाख का फटका बैठा, और उस समय हाँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। और तब मेरे को वो थोड़ा लोन वोन हो गया। उस समय फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी मेरे को वापस नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो लोन था वो प्रीपे करने के लिए इतना बिजनेस नहीं था। शोज़ आते थे छोटे मोटे, करेक्ट। कभी किसी का टिकटेड शो किया, पर वो स्पॉन्सर नहीं मिलते थे, तो वो लेवल पे शो का रिकवरी नहीं था। तो मैंने फिर वहाँ पे ये सोचा कि अपन नौकरी करते हैं। तो लकीली एक पूना की कंपनी थी, MLM थी, और उन्होंने कहा कि आप एक कंपनी एंटरटेनमेंट हम लोग खोल रहे हैं, इसमें हम फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उसमें आप आइए। और एज ए CEO वो ज्वाइन किया। अच्छा पगार था पूना में, कैबिन वेबिन बढ़िया था। तो वापस वो सर्कल मेरा रेडियो से, सागरिका से, और वापस मैं CEO करके ज्वाइन हुआ। पर वो एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी, और वो एक छोटा इंटरेस्टिंग आपको किस्सा बताता हूँ कि कैसे ये इंडस्ट्री से, चूँकि मैं बंगले में चलाता था तो मेरे को, और मैंने वीडियो शूटिंग में भी था, हमने कुछ 70 के ऊपर वीडियो किए थे। आइका दाजीबा जैसे, उसमें मैं इन्वॉल्व रहता था, चूँकि मैं वहाँ जनरल मैनेजर था, तो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहता था। तो वहाँ पे मेरे को मालूम था कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी होती है, स्पॉट बॉय, ये वो, कैमरा, बेसिक नॉलेज था कॉस्टिंग का। तो वहाँ जब ज्वाइन हुआ तो उसके ओनर ने कहा कि देखो, हमने 2 मराठी फिल्में बनाई हैं एंड वी आर वेरी स्मार्ट। मुझे मालूम है फिल्मों में बहुत झोल होता है, माने लोग बहुत काटते हैं, हाथ साफ कर दे। हाँ, तो मैं इतना होशियार था, मैंने 2 फिल्में ली, एक रूरल ली, एक अर्बन ली, दोनों अलग अलग डायरेक्टर लिए, और उनको बोला देखो तुमको मैं फिल्म दे रहा हूँ, इसमें जो सस्ती और अच्छी बनाएगा उसको अगली फिल्म दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बताया कि एक इतने में बनी, एक इतने में बनी, 1.25-1.5 जो भी हो। अभी मैंने कहा ठीक है, आप मुझे वो कॉस्ट शीट दिखाइए। तो वो मैंने कॉस्ट शीट देखी, मैंने थोड़ी देर देखी, मैंने कहा सर ये दोनों लोग मिल गए। बोले मिल गए? मैंने कहा हाँ, ये दोनों लोग मिल गए हैं। इन्होंने क्या किया, एक ही वेंडर से अलग अलग लिया है कोटेशन। उसको शौक हुआ। उसी समय मैंने स्पीकर पे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तुम कैमरा इतने में दे रहे हो, ये और इधर 11,000 लिखा है, इधर 12,000 लिखा है, आप समझे? समझ गया। वेंडर वो से शौक। बोले सर आपको सेटिंग तो मालूम है, माने वही वेंडर, दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर उसको चुना लगाया, सेटिंग की। हाँ, तो उस समय मुझे पता चला कि अरे ये फिल्म इंडस्ट्री अलग ही चीज़ है। मैंने वो फिर शौक हुआ। फिर उसके बाद कट टू, उसने कहा अभी इसको रिलीज़ करना है। पर रिलीज़ करना है तो उस समय मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेलिंग मालूम था कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होती है माने थिएटर में लगती है। ये बात कर रहा हूँ 2007-8 की। उस समय बहुत अनऑर्गेनाइज, तो अभी भी है, उस समय पूरा अनऑर्गेनाइज था। मराठी की 30-40 फिल्में आती थी और हिंदी वाले ही मराठी करते थे। तो मैंने इससे इधर उधर पूछ के एक सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे को रिलीज़ करना है। बोला अच्छा, मेरे को इधर मिलो उधर मिलो, फिल्म दिखाओ। वो तो मेरे को समझा ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये कोई अलग बंदा है। दूसरे को फ़ोन किया तो वो बोला, पहले बोलने के पहले मैं 25,000 लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई तू लेगा, लेकिन मुझे बता क्या है। तो उसने मेरे को मिलने आया, फिर उसने मेरे को पेंसिल से लिख के दिया, ये इतना भाड़ा, ये इतना भाड़ा, ये। तो मैंने कहा ये भाड़ा का चक्कर समझ में उस समय भाड़ा का था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ऐसा तय किया कि एक नागपुर में हम लोग एक प्रीमियर करेंगे एक फिल्म का। और वो MLM का प्रीमियर आपको मालूम है, फटाके वटाके, दाड़, वो धाम धूम रहता। तो उसने कहा, मैंने एक थिएटर बुक किया सो कॉल्ड, और उसको बोला कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। तो भी मुझे लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैंने अपने CMD को बोला मैं एक बार जाके देख के आता हूँ
कि ये थिएटर वगैरह ठीक, क्योंकि आपकी सब दुनिया भर की पब्लिक आएंगी, आप आओगे, तो मेरे को देखना है कैपेसिटी। आपको झूठ लगेगा, मैं वहाँ गया तो इतना कंडम थिएटर था, वहाँ शीला की जवानी टाइप की फिल्म लगी थी। और वहाँ पे मैंने देखा कि ये, वहाँ गया मैनेजर से, मैंने कहा हम लोग इधर मराठी का प्रीमियर, अरे बोले मराठी 10 साल में नहीं लगी, ये तो 3rd ग्रेड थिएटर है सिटी का, आपको ये किसने दे दिया? अरे मैंने कहा 50,000 भरे। अरे बोले, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुमने ऐसा कैसे, अच्छा वो ऐसा है क्या थिएटर, अच्छा उसको मालूम नहीं, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ऐसा करो वो XYZ उधर चले जाओ, सुदामा में चले जाओ, डमरू में चले जाओ। क्या, उधर गया, उधर अलग स्टोरी। वो बोला सर हमारे यहाँ तो साउथ का रीमेक लगता है, हमारे यहाँ तो मराठी चलती नहीं है। कोई एक बोला वो थिएटर ही बंद था, कोई एक, फिर उसने 3-4 थिएटर के नाम बताए, मैं वहाँ सब गया तो मुझे पता चला वो झोल ही है सब। मैंने, आप सोचो कि, फिर मैंने बोला कि आपका बुकिंग किधर से होता है? बोले ये विदर्भ में आता है, इसका बुकिंग अमरावती से होता है। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे महाराष्ट्र में 3 जोन है, भाग है। हाँ, एक निज़ाम है, एक विदर्भ है, CP विरार बोलते हैं, और एक मुंबई सर्किट है, और उसके हेडक्वार्टर अलग है, मतलब भुसावल में था मराठवाड़ा का, अभी हैदराबाद में। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर इसको आप कैंसिल करो, यहाँ पे तो लफड़ा है, बोले यहाँ पे प्रीमियर लायक है ही नहीं कोई। फिर हमने दूसरा थिएटर बुक किया, फिर वो सब बात हुई। पर उस दौरान जो मैं 3-4 थिएटर में घूमा, तब मुझे पता चला कि देयर इज़ अ बिग गैप। माने जो डिस्ट्रीब्यूटर जो सो कॉल्ड कहता है, वो जो थिएटर ओनर है, उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो इधर से बैठ के फ़ोन पे बुक करता है, उधर से वो थिएटर वाले को फिल्म आती है, वो अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है। तो मेरे दिमाग में फिर वो, जब मैंने वो छोड़ा, सबका लोन चुका दिया, और मेरे को लगा अभी मेरे को कुछ शुरू करना है, तो उस समय छोड़ते समय जो कोई प्रोविडेंट फंड था थोड़ा बहुत, तो मैंने तय किया अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा उस समय, क्योंकि मुझे लगा वहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम है, मैंने था ही नहीं सर मराठी का। और फिर मैंने एक इनोवा हायर की, जो दोस्त है अभी मेरा पार्टनर है ऋषिकेश भिरंगी करके, वो था, वो भी म्यूज़िक बैकग्राउंड से था, वो भी आया मेरे साथ। फिर हमने पूरा महाराष्ट्र कवर किया, टूर किया लेफ्ट राइट सेंटर को। 350 थिएटर में हम लोग घूमे, 1.5 महीना हम लोग सिर्फ थिएटर जाते थे। हमने क्वेश्चनर बनाया था, 20-25 क्वेश्चन थे कि ये थिएटर की कैपेसिटी कितना है, यहाँ समोसा कितने में मिलता है, यहाँ पॉपकॉर्न है, या पिछले 6 महीने में कौन सी फिल्म लगी, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, बस स्टैंड कितना दूर है, ये सब हम गए। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वहाँ से 90% जब मैं थिएटर में गया तो मैं उनको बोलता था कि ऐसा ऐसा है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा आप डिस्ट्रीब्यूटर हो? मैंने 25 साल में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देखा। बोले पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो सामने आके पूछ रहा है, कि हमारा सब फ़ोन पे बुकिंग होता है, जो नाज बिल्डिंग है। तो बोले, तो मैंने कहा अरे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा स्कोप है, मैंने किसी को कुछ मालूम ही नहीं। फिर वो सब डाटा कलेक्ट किया, तो मेरे को समझ में आया कि ये भाड़ा सिस्टम क्या है, माने जो बीच के एजेंट लोग या एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक चार्ज करते हैं, दूसरा एक बताते हैं, तीसरा एक लेते हैं, आप समझे। और वो आप तो खुद ही, माने आपने मराठी फिल्म बनाई है, तो मेरे को मैं आपके साथ संपर्क किया था, करेक्ट, चिंगी के टाइम में, करेक्ट, लेकिन समझ में नहीं आया था करेक्ट, कौन क्या करेगा। उस टाइम पे राहुल अख्तर साहब पीछे पड़े थे, करेक्ट, कि तुम्हारी फिल्म तो मैं ही करूँगा, क्योंकि उसने एक टिंगिया फिल्म रिलीज़ की थी, हाँ, और बड़ू और टिंगिया 2 फिल्म उसने रिलीज़ की थी। तो बोला, मेरे वाइफ बोलती है कि हैट्रिक होगी, 3rd फिल्म चिंगी भी तुम ही करोगे। तो उसने इतना प्रभावित किया कि उस टाइम पे समीर दीक्षित की भाषा समझ में नहीं आई थी। मैं नया था, सीख रहा था। करेक्ट है, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी बात। जो फैक्ट है वो आई एम ओपनली एडमिटिंग ऑन दी स्क्रीन। वो एक चांस रह गया, पर मैंने वहाँ से फिर मेरा शुरू हुआ। फिर मैंने जब सब डाटा कर लिया, तो मैंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिस्ट्रीब्यूटर। माय गॉड, यस, योर जर्नी, आप जो सब सुन रहे हो और देख रहे हो, लुक एट द जर्नी। कहाँ BSc, कहाँ MA पॉलिटिक्स, कहाँ तबला मास्टरो, कहाँ पेंटिंग, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ प्रोड्यूसर। क्या कहोगे? मैं कहूँगा ऊपर वाले की डायरेक्शन। हर इंसान के लिए एक डायरेक्शन रखी हुई है। इनकी बुद्धि हर टाइम पे भ्रष्ट होती रही। गवर्नमेंट की जॉब भी भ्रष्ट हो गई, बोले नहीं छोड़नी है। एंड लुक एट द रियलिटी वो सच्चाई है। और जो सामने एडमिशन हो रही है, आपके सामने ही बैठे हैं, समीर जी बता रहे हैं दिल से। कुछ चीज़ें
ऊपर वाले के हिसाब से भी चलनी चाहिए। मन की तमन्नाएं होती हैं। अब देखिए मैं उनसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछने वाला हूँ। अगला सवाल, काफ़ी लंबी चौड़ी जर्नी हुई आपकी, काफ़ी सारे कार्य किए हैं आपने। जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर टाइम पे आपका मन भर जा रहा है। हर चीज़ को 5-7 साल किए, 11 साल भी किए और मन भर जाता है। तो एक्चुअली जो दिमाग है उसमें क्या चल रहा है कि करना क्या है? मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ सर कि लाइफ आपको एक बार मिलती है, सही है। तो आपको उसमें इतनी चीज़ें कर लेना चाहिए जो आपके मन में है। मैंने एक जगह कहीं रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा था कि आपको जब समझ में आ जाए लाइफ, तो आप एक बकेट लिस्ट बनाइए कि आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। ओके। और एंड ऑफ द ईयर्स जब आप बिल्कुल ही ये हो जाएं, तब उसको देखिए उसमें आपने कितनी चीज़ें की हैं। तो मैंने एक 50 की बकेट लिस्ट बनाई थी। 50 वाह। एट द एज ऑफ 25। और उसमें मैंने बहुत वियर्ड चीज़ें लिखी थी। मैंने बिल्कुल पैराग्लाइडिंग से लेके बुक पब्लिश करना, ये करना, तो उसमें मेरी बहुत सी चीज़ें थी। और मैंने सोचा कि ये अगर आपको लाइफ में करना है तो आप एक तरह से सोचेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए मेरे पास जो जो अपॉर्चुनिटी आती गई वो मैं लेता गया। और आपको झूठ लगेगा कि कम से कम 27-28 पूरे हो गए हैं। अभी भी 23 पेंडिंग है। पेंडिंग है और वो होंगे। 23 पेंडिंग है अभी यस। और उसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन भी था कि ये सिनेमा कैसे लगते हैं, उसको मेरे को मालूम नहीं था। पर आपको रहता है ना, डेस्टिनी आपको देती है। तो उस समय मैंने ऐसा लिखा था कि मैं ये भी करूँगा, म्यूज़िक का भी इंटरेस्ट था। तो वो आप इसको सीक्रेट बोलिए या जो भी बोलिए, कि आप जिन जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो आपको नियति या डेस्टिनी ला के खड़ा करती है। ओके। तो ऐसे वो मेरे बकेट लिस्ट में ये सब चीज़ें थी, बिखरी हुई थी। मुझे शूज़ करना था, मुझे 1000 लोगों के सामने भाषण देना था, मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना था, और वो मैंने सब किया। और वो आता गया, मैंने आपके सामने वो चीज़ें आती गई, वो वैसे हालात बदलते गए। और मेरे को लगा अरे मैं जब कर लेता था मुझे लगा अरे मैंने ये किया। तो अगर मैं सपोज़ रेडियो में ही रहता तो मैं अभी कहीं स्टेशन डायरेक्टर होता, पर अब मैं यहाँ पे नहीं होता। मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैंने ये फिल्मी टॉक्स में बुलाया, क्योंकि मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, मेरे बहुत से आर्टिकल आए हैं, पर ये मेरा पॉडकास्ट फर्स्ट टाइमर है। मैं जब आ रहा था तब मेरी डॉटर से भी पूछा, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, कि भाई पॉडकास्ट में कैसा बोलते हैं। तो उसने बोलते हैं? हाँ, बोले बी नेचुरल जैसा। तो मैंने सबसे पहले ये है कि आपका बहुत, कि आपका इतना अच्छा ये है फिल्मी टॉक्स, सर ऊपर वाले ने भेजा मुझे बुलाया, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक गॉड यू आर हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस पूरे वर्ल्ड के सामने रख रहे हो, जो हर एक इंसान सुन पाएगा। करेक्ट। जिसको इंस्पायर होना है इंस्पायर भी हो जाएगा। बकेट लिस्ट भी बना लेंगे हर एक इंसान। करेक्ट। उनके नसीब में जो आनी है लिखें, और जो पूरी होती है। थैंक यू बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप गए, जो ये 350 थिएटर्स आपने विजिट किए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें क्या विभिन्न या कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखी जो आप बताना चाहोगे? सर देखिए कैसा है, मालूम है, जब मैं घूमा तो मेरे को एक पूरा अलग ही नज़ारा, आप या बोले पूरा एक नया वर्ल्ड मुझे लगा जी। सबसे पहले तो मुझे लगा कि जो बिज़नेस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में है ही नहीं। माने आपका कैसा है कि एक रहता है प्रोवाइडर, एक रहता है सर्विस ये करने वाला, बराबर, एक रहता है बीच का एजेंट। तो इसमें ऐसा है कि एक दूसरे से लोग कनेक्टेड ही नहीं है। माने जैसे मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, बराबर, मैं थिएटर वाले के पास नहीं जाऊँगा थिएटर बुक करने, मैं बीच में एग्जीबिटर के पास जाऊँगा, बराबर, जिसको आप एग्जीबिटर बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर बोलो, व्हाटएवर। हाँ, फिर वो आपको थिएटर बताएगा। करेक्ट। फिर उस हिसाब से आप उसके साथ डील करोगे, और आप उसके साथ क्या डील कर रहे हो वो थिएटर के साथ कर रहा है, वो पूरा ग्रे एरिया है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वो मुझे लगा कि ये ऐसा धंधा भी होता है, जबकि जनरली कैसा होता है, कोई भी धंधे में बहुत सी चीज़ें पता रहती हैं कि भाई मैं इतना दे रहा हूँ, इतना। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ डाटा का बहुत प्रॉब्लम था, माने कितनी सीट्स हैं, कितने टिकट रेट हैं, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी बहुत कंफ्यूजिंग था। माने थिएटर वालों के रेट कई बार 50, 60, 70 भी रहते थे, कई बार 40, 50, 80 भी रहते थे। माने वो उसमें कोई ये नहीं था, नियम नहीं था, मैनिपुलेशन था। करेक्ट। उसके बाद फिर मैं जब थिएटर में जाता था तो मुझे वो लोग बोलते थे, अरे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, हम पहले बार देखते हैं कैसा दिखता है। बहुत से लोगों ने फोटो खींचे कि मैं बताऊंगा भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ मैं 25 साल से धंधा कर रहा हूँ। मैंने वन ऑफ
उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है या जो टेरिटरी बोलते हैं वो आपको झूठ लगेगा, ब्रिटिश कालीन चल रहा है। माने उन्होंने जिस टेरिटरी में इंडिया को बांटा था, सेंट्रल इंडिया, विदर्भ, निज़ाम, तो वो उसी जैसे को पैटर्न को फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, सो कॉल्ड। करेक्ट। माने आप सोचो कि अगर आप एक स्टेट में 3 टेरिटरी करते हैं तो ये कितना अनसाइंटिफिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इससे बड़ा क्या, माने इतने सालों बाद इंडिपेंडेंस को 70-75 साल हो गए और आपको अभी भी वो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसी टेरिटरी पे चल रही थी। तो वो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। बीच में फिर पता चला मुझे रिलायंस ने कोशिश की थी कि स्टेट वाइज करने की, पर उनको वो बहुत प्रॉब्लम हुए क्योंकि उन्होंने फिर वो जो बिल बनाते थे वो दूसरे सेक्शन में जाता था, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। तो यही एक ऐसा बिजनेस था और अभी तक है कि जो ब्रिटिश कालीन सिस्टम पे चल रहा है। दूसरा माने उधर निज़ाम था उस समय, मराठवाड़ा जिसे अभी बोलते हैं, उसको अभी भी वो लोग निज़ाम लिखते हैं। तो हमने इस बारे में बहुत से माने गवर्नमेंट को भी लिखा कि भाई अभी निज़ाम नहीं है, आप ये टेरिटरी निज़ाम लिख रहे हो गलत है, सीपी लिख रहे हो सेंट्रल प्रोविंस वो गलत है, पर वो अभी भी चल रहा है। मैंने अभी भी आप बिल देखोगे सीपी बिरारी बोलते हैं, और सो दैट इज़ अ फनी थिंग। वी आर यूज्ड टू, हाँ, तो बदलाव नहीं कर रहे हैं। यस, तो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पता चला। उसके बाद मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री में एक प्रकार से, अब माफिया शब्द थोड़ा ज़्यादा रूड हो जाएगा, पर एक कार्टेल है कि जो ये इंडस्ट्री रन करता है। माने मैं अभी थोड़ा बोल्ड बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैसे बिजनेस का रहता है कि इसमें कुछ लोग मिलके तय करते हैं कि ये फिल्म को कैसे चलाना है। माने आप तो एक्सपर्ट हैं, फिल्म फ्लॉप और हाँ, सक्सेस कैसे करनी है। और ये बहुत ही भयानक था उस समय मेरे को लगा कि, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर इसमें कुछ ढंग से किया जाए तो हो सकता है। और उस समय मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई आपको डिस्ट्रीब्यूटर कितना भाड़ा देता है, जो मंथली या जो भी, तो बोलता था 10 रुपये। तो मैंने कहा भाई पर वहाँ पे तो 40 रुपये लेते हैं हमसे, आप समझे। समझ गया। प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, हर एक में गैप होना चाहिए, पर इतना लंबा गैप, 75% इधर, बाकी 25%। और अच्छा, उसका कोई लिखा पड़ी नहीं, कोई एमआरपी नहीं। मेरा थिएटर है, मेरे को तय करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को तय करना है कितने में बेचना है, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो, आपका लोकेशन आपकी उसके हिसाब से तय होता है। तो ये मुझे लगा बाप रे, ये बिजनेस तो मैंने अतरंगी है, टोटल अनऑर्गेनाइज्ड उस समय तो बहुत ज़्यादा। जी जी। तो वो मैंने जब डाटा किया तब मेरे को समझ में आया कि बहुत से थिएटर वाले जो थे ना, वो इस चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते थे कि प्रोड्यूसर अगर हमारे पास डायरेक्ट आए तो हम उसको फेयर डील दे सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक प्राइस से ज़्यादा ओवरचार्ज करते हो तो दोनों बिजनेस के लिए लॉस में होता है। मैंने थिएटर वाले को बोलता था कि सर मेरे पास नहीं आते क्योंकि वी आर चार्जिंग ओवर रेंट। कई बार प्रोड्यूसर भी बोलता था कि मेरे को ये अगर रीजनेबल चार्ज करे तो मैं 2 वीक लगाऊं। करेक्ट। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। उसके बाद वहाँ पे एक बात मुझे और समझ में आई कि पूरा जो बिज़नेस है ना वो 40% अदर देन टिकटिंग से चलता है। पेप्सी, पॉपकॉर्न, पार्किंग, 3 पीस का जो मैं उस समय बहुत बोलता था कि आदमी पेप्सी, पॉपकॉर्न, पार्किंग से 40% निकालते हैं, बाकी बचा हुआ वो होता था टिकटिंग से था। तो वो मेरे को बड़ा ये आश्चर्य लगा। और उसमें फिर एक और बात हुई कि मराठी, अभी मैं चूँकि मराठी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं हर लैंग्वेज में करता हूँ। हिंदी भी मैंने की, अभी 400 के ऊपर फिल्में हुई हैं तो उसमें बहुत सी हिंदी भी है, 30-40। तो उसमें मेरे को ये पता चला कि मराठी को महाराष्ट्र में ये नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, जो मुझे बहुत, चूँकि मैं वैसे ग्वालियर से आया था बाहर से, पर मैं चूँकि महाराष्ट्रियन हूँ और ये मेरा ही राज्य कहलाया जाएगा, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री, नॉन मराठी लोग, मैं चूँकि जात पात नहीं मानता, पर चूँकि ये क्रिएटिव चीज़ है, ये आर्ट की चीज़ है, और वो भाषा से संबंधित अगर व्यक्ति हो तो वो उसके प्रति ज़्यादा अच्छी ढंग से उसको कर पाएगा। तो बात उसकी नहीं थी, पर वो जो एक ट्रीटमेंट मिलता था हमारा, आप तो खुद प्रोड्यूसर किए थे, कि जो ट्रीटमेंट महाराष्ट्र में मराठी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था, जो कि अन्य राज्यों में उनको मिलता है। माने वो तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती बात ही नहीं करेंगे। तो गुजराती, वजह क्या? वजह सर क्या थी मालूम है? 2 चीज़ें थी। एक तो मैं जो अभी इतने सालों से जानता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल वजह हैं और कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस में गलतियाँ हैं। माने आप उसको बैड ट्रेड प्रैक्टिस बोलिए या जो भी है, कि एक तो हमारे यहाँ बॉलीवुड है सामने, सबसे बड़ी चीज़ है।
ओके। और बॉलीवुड की लिपि और मराठी लिपि सेम है, देवनागरी। तो होता क्या है कि ये दोनों लैंग्वेज ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को इजीली समझ में आती है। करेक्ट। महाराष्ट्र में अगर सपोज 13 करोड़ की पब्लिक है तो उसमें से 8 करोड़ पब्लिक को मराठी समझ जाती है। करेक्ट। आज वो भले गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सिंधी हो, क्योंकि वो वैसा ही होता है समझते हैं। और उसके लिए वो इजी होती है क्योंकि वो मराठी हिंदी शब्द सेम होते हैं, लिखने की पैटर्न सेम होता है और उसके ऊपर फिर आपको यहाँ पे सुपर हीरोज हैं, सलमान, शाहरुख वगैरह। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम होता था मराठी के साथ। अभी आप कंपेयर करेंगे साउथ में तो तमिल वाला तेलुगु नहीं देखेगा, तेलुगु वाला मलयालम नहीं देखेगा, मलयालम वाला कन्नड़। तो उनकी डेडिकेटेड ऑडियंस। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी। उनकी लिपि अलग है, उनका ऑडियंस डेडिकेटेड है, माने वो वही देखे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर। माने मैं अपने घर की बात बताऊंगा, अगर मैं गया कि मराठी फिल्म देखना है तो मेरी डॉटर बोलेगी नहीं अपन हॉलीवुड या हिंदी देख के घर आते हैं। माने अगर मेरे साथ होता है, क्योंकि वो फर्क आना है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली सलमान, शाहरुख पैदा नहीं कर पाए मराठी में, या जो भी है, माने उसके प्लस माइनस पॉइंट भी है। तो वो एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस था, बहुत से बड़ा ऑब्स्टिकल था कि हमारे सामने बॉलीवुड था और हमारी आधी एनर्जी या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उसी में गई कि उनके सामने हम कैसे खड़े होंगे। फिर जब खड़े होने की बात आई तो शो की बात आई, आपकी स्टैंडी लगाने से लेके बैनर लगाने तक की बात आई, क्योंकि वो खड़ा होना माने बहुत बड़ा स्ट्रगल था। माने आपकी पिक्चर चलने के पहले आपको शो मिलना है, यहाँ से शुरुआत है। शो मिल गए तो आपकी स्टैंडी लग गई, वो दूसरी बात है। फिर बैनर मिले कि नहीं, क्योंकि वहाँ 4 बड़ी ब्लॉकबस्टर यशराज वशराज के लगे, उसमें आपका बैनर लगा कि नहीं। फिर उसके बाद सब भी लग गया तो ऑडियंस आई कि नहीं। फिर ऑडियंस फ्राइडे को आई, सैटरडे को नहीं आई, तो मंडे को पिक्चर ही नहीं है। सो ये सब चीज़ों से लड़ते हुए जब मैंने जो घूमा तो मेरे को पता चला कि देयर इज़ ए गैप और कुछ जेन्युइन करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से मैंने 2007 में हरिओम विट्ठला करके मेरा पहला फिल्म था मकरंद अनासपुरे का, जो मैंने रिलीज़ किया और एक 30, 40, 50 थिएटर थे। पर उसकी भी एक सैड स्टोरी हुई। मैंने अभी मैं बताने में कोई मेरे को हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि कुछ चीज़ें सीक्रेट होती होगी। तो ये मैं जो बात कर रहा था कार्टेल की वगैरह की, मेरे को वो थिएटर मिले, मैंने बुक किए, बाकायदा पैसे दिए, भाड़ा सबको जो था, ज़्यादा ही दिए क्योंकि वो पहली थी। और प्रोड्यूसर को बोल दिया कि भाई आपकी पिक्चर लगेगी, और थर्सडे को मेरे को मैसेज आता है कि भाई आपको थिएटर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, माने एक दिन पहले। मैंने कहा भाई मैंने भाड़ा दिया। बोले नहीं नहीं, वो हिंदी वाले शो लगा दिए हमने, कि उनको कोई खड़ा नहीं होने देना था। आप समझ रहे हैं, दे वांट टू किल द कॉम्पिटिशन। हाँ, वो किसी को खड़ा नहीं होने देना। तो आप सोचो कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन की पहली फिल्म है, मैंने पैसे लिए हैं, मैंने बांटे हैं, हालत ख़राब। माने प्रोड्यूसर ने तो मेरी पूरी माँ बहन कर डाली कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा, मैं उनको बोल नहीं सकता ना मैंने ये थिएटर सबको लिए थे, सबको पैसे। अच्छा, पैसे वाले बोले पैसे लेके जाओ, वो प्रॉब्लम नहीं, पर शो नहीं मिलेगा। ऐसा एक नहीं, यू वर ब्लॉक्ड। हाँ, ब्लॉक्ड, जो आप बोलते हैं ना कैसे ब्लॉक्ड। ऐसा मेरे 2-3 फिल्मों के साथ हुआ। तब मेरे को लगा अरे बाप रे, ये तो पूरा ही सिस्टम ही। क्योंकि इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनता है? आपको प्रोड्यूसर बहुत मिल जाएंगे, आपको सब मिल जाएंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर उंगली पे ही गिनने वाले मिलेंगे, बराबर? करेक्ट। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बाय बर्थ से होता है, माने उसके फादर डिस्ट्रीब्यूटर थे तो वो लड़का डिस्ट्रीब्यूटर 50 साल से चल रही है पेढ़ी, तो वो एक होता है। या तो आपके पास चेन है, चेन है माने वापस मनी पावर है जी। आप 10 चेन ओनर हैं, 20 चेन, तो आप उसका अगर ये शेड्यूलिंग करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर, माई बाप हैं जी। या आप इतने सालों से डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नौकरी कर रहे हैं स्टूडियो में, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बाकी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं बन सकता था। तो फिल्म बनाना इजी था, डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज़ में ये बहुत बड़ा ब्लैक होल बोलिए या ग्रे एरिया था, जो उस समय मैंने फेस किया। कहाँ सक्सेस मिली? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सर आदमी जैसे बोलता है ना कि आप क्या बोलते हैं, दिल से पत्थर तो उछारो यारो, आसमान में छेद होगा। जी। तो उस समय मेरे को ऋषि को लगा कि बॉस ये अपना धंधा नहीं है। हमारे पोस्टर भी फाड़ देते थे लगे हुए, माने वो उनका वो रहता है ना नेक्सस। हाँ, नेक्सस कि मेरे पोस्टर भी लग गए, वो भी रात को फाड़ दिए कि इसको खड़ा नहीं होने देना। पर चूंकि मेरा ऐसे अंदर था कि कोई यदि आपको अपोज करे तो आप उसके सामने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डट के रहो और फाइट करेंगे। नहीं तो भी कुछ नहीं। मैंने कहा ये अपना ब्रेड बटर तो है नहीं, अपना मेन इवेंट चल रहा था, शोज बंगला ये चल। और एक दिन मेरे पास फ़ोन आया अवधूत गुप्ते, जो मेरे साथ जिसने आइका दाजीबा वगैरह किया था।
तो वो बोला कि समीर मैंने सुना तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो। मैंने कहा हाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बोले मेरे पास एक बहुत अलग ढंग की फिल्म आई है झेंडा, ओके जो बाला साहेब ठाकरे के लाइफ पे है, ओके श्री बाला साहेब जी ठाकरे। और वो मेरे को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिल नहीं रहा क्योंकि थोड़ा उसमें कंट्रोवर्शियल है उस समय था, आपको जी। मालूम होगा। हाँ, तो वो बोला क्योंकि उसको बड़े बड़े लोगों ने मना कर दिया था कि ये भैया आग है, इसको नहीं लगाना चाहिए। हाथ नहीं लगा। तो मैंने जो फिल्म देखी तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा देखो वैसे भी मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन से ये नहीं है कि मेरा ब्रेड बटर है, मैं करता हूँ। मैंने कहा मैं करूँ। बोले देखो समीर रिस्क है। मैंने कहा चलेगा जो भी होगा, एटलीस्ट ये तो है कि मेरे पास एक फिल्म आई। और सर वो जब झंडा आई तो पूरा सीनेरियो चेंज हो गया। आग लगा दी। हाँ, आग लगा दी। मैंने ऐसा हुआ, कंट्रोवर्सी तो हुई जी उस समय, मेरा सब जगह इंटरव्यू हुआ। जी और उस समय मैं अवधूत के साथ हर जगह इंटरव्यू देने में गया और हमने ओपनली बोला कि हर एक को एक्सप्रेशन का ये है अधिकार है और ये पब्लिक ने तय करना चाहिए कि ये देखना है कि नहीं देखना है, या जो भी है आप इसको रोकिए मत। तो वो उस समय मेरे को ना जाने कहाँ से कॉन्फिडेंस है। मैंने उस समय वो बहुत रिस्क था। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे आर पाटिल, उनके डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि समीर तुमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए क्या। सीपी ऑफिस में भी हमने फिल्म देखा, उन्होंने भी कहा कि समीर तुम घर में मत रहो। मेरे ऑफिस को फोड़ने लोग आए थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, पर मैंने कहा नहीं इसको करना है। फिर वो बाद में हुआ, थोड़ा सा एडिट हुआ, रिलीज़ हुई। पर उस दौरान जो मेरे को समय मिला सर, माने मेरे को पता चला कि लाइफ में ये एक ही टाइम है। और उस समय फिर क्या हुआ, मेरे को अलग अलग एग्जीबिटर ने भाड़ों की लिस्ट भेजी कि भाई इसका इतना 60,000, इसका 30,000। मैंने कहा कि ये टाइम है आपको हथौड़ा मारना है। तो मैंने उन सबको मेल डाल दिया कि भाई ये जो 40 लिखा है ना ये 25,000 है, ये 60 लिखा है ना ये 30,000 है, ये क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं घूम के आया हूँ। अभी क्या था कि वो XYZ में उनका वापस नाम नहीं लूँगा, तो उनके 70% थिएटर थे। तो वो उनको शॉक हो गया। वो बोले अरे समीर ये तुम मालूम है पिक्चर ही नहीं लगेगी, मेरे थिएटर निकाल दिया। मैंने उससे पहले अवधूत से पूछा, मैंने कहा देख ये टाइम है तेरे को बदल लाने का, तू अगर मेरे में कॉन्फिडेंस रखता है तो तेरे 100 की जगह 30 ही लगेंगे, पर वो तेरे टर्म्स पे लगेंगे, क्योंकि ये फिल्म हो चुकी है गर्म, थिएटर में हो चुके हैं, ओपन शो बुकिंग शुरू हो गई है। करेक्ट। तो यू अलाउ मी टू स्टॉप दैट थिएटर्स। एंड थैंक्स टू अवधूत कि उस समय वो खड़ा रहा। वो बोला समीर तू जो डिसीजन लेगा आई एम बिहाइंड यू। और वो उस ज़माने में बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। माने मैं उस समय ले लिया जोश में और मुझे लगा अभी मेरी 100 की जगह 30 में ही रिलीज़ होगी, पर मुझे मालूम है ये जेन्युइन थिएटर है। करेक्ट। अभी कट्टू क्या हुआ कि सामने वाले जो लोग थे उनको वो सपने में भी नहीं था कि 70 थिएटर रिजेक्ट कर देगा। आप समझे? समझ गया। तो वो सर कार्टेल को तोड़ेगा। हाँ, तो ये सोचा ही नहीं था सर। अगले 10 मिनट में वो ऑफिस में सामने बैठे कि बोले समीर तुम्हारा रेंट, और शुरू करते हैं। 70 भी आ गए। क्योंकि क्या हो गया था, जब ये डिमांड सप्लाई का बिजनेस है सर। करेक्ट। जब एक बार आपकी पिक्चर गर्म हो जाती है, अभी उनका ये था कि उन्होंने टिकट भेज दिए थे, मुझे मालूम था कि अगर वो अभी बैकआउट होंगे तो उनको तो बहुत रिफंड देना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो उस समय जो मैंने एक स्टेप लिया, तो उससे मेरा इंडस्ट्री में एक नाम बैठ गया कि समीर इज अगेंस्ट द सिस्टम। माने जो उस समय मेरा एक फिल्म, चौथा 5वीं फिल्म होगी, और फिर सर वो फिल्म हिस्ट्री था। उस वजह से मेरे को सब लोग माने पॉलिटिकल एरिया में भी जानने लगे, मेरे को मीडिया वाले भी जानने लगे, और अभी भी मेरे को लोग झंडा वाला पिकल बोलते हैं। माने एक फिल्म आपको कैसे लाइफ में कर सकती है, जो आपको एक फिल्म लगती है। माने हमारी इंडस्ट्री में एक फिल्म, एक मीटिंग, एक फ्राइडे, एक शो, आपका 1 फ्राइडे मेक्स यू और ब्रेक्स। करेक्ट। तो ये झंडा ने आपको खड़ा कर दिया और आपके अपने झंडे गाड़ दिए। उस समय से फिर तो फिल्में आती गई। फिर हमने बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि क्या था डिस्ट्रीब्यूशन में भी कैसा था कि मोनोपोली बहुत थी कुछ थिएटर्स की। मैं वापस नाम नहीं लूँगा। पूना में मराठी का एक बहुत ही जाना माना थिएटर था, जो महाराष्ट्रीयन ही थे, पर वो जनरली मराठी के लिए उनके मन में कुछ अगेंस्ट था, या वो जिसके डिस्ट्रीब्यूटर थे वो नहीं चाहते थे कोई दूसरा है। तो मेरे पास एक प्रोड्यूसर आया, बहुत अच्छा बंदा था, उसका अभी एक साइलेंट मूवी रिलीज़ हो रही है जी, सेतुपति की वगैरह। ओके। तो उसकी एक फिल्म आई और वो बोला समीर मेरे को तुम है ना वो सो कॉल्ड पूना का थिएटर दे दो, बाकी कुछ नहीं दिया मैं, क्योंकि मेरा सपना है मेरी पहली मराठी फिल्म है, मेरी वहाँ लगना चाहिए। ओके। आप समझे, एक स्टेटस सिंबल रहता है ना, एक हाँ, बोले हाँ तुम भाड़ा डबल लो, ये लो।
अभी क्या हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो उस समय था कि इसको बढ़ने नहीं देना, आप समझे कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसने उसको बोल दिया कि तुम नहीं दो। मैं भाड़ा लेके गया सर, वो बोला नहीं मिलेगा। मैंने कहा मॉर्निंग शो दो, बोले नहीं मिलेगा। ऐसा स्ट्रेट वे कि नहीं, रीज़न कुछ भी नहीं। हाँ, बोले इसकी 2 लगा रहा हूँ, उसकी 1 लगा रहा हूँ। मैंने कहा 1 निकाल दो। ये बेचारा पैर, वो आदमी पैर पड़ने को तैयार था, वो डायरेक्टर जो था। वो बोला कि मैं सर मेरे को ये चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये शो लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके पैर पड़ता हूँ। सर उसने नहीं दिया थिएटर। तो वो बोला, वो एकदम रोने लगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ हो? बोले हाँ। बोले आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें मैं तुम बताऊंगा वैसे बोलना। तो बोला ठीक है। तो हमने उस दिन सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये सीन है, ये फिल्म है, 100 थिएटर में लग रही है और इसमें नहीं लग रही है। हाँ, वो जो हुआ वगैरह, मेरे को फ़ोन होना है तो ऐसा कैसा कर सकते। मैंने कहा जो हो गया। कट टू हमने जो दूसरे दिन पेपर में ऐड दी ना, उसमें लिखा था संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित XYZ थिएटर सोडून। ओह शिट। माने मैं अभी उसका नाम भी बता सकता हूँ क्योंकि अभी वो थिएटर है नहीं, प्रभात पुणे जो थिएटर था। हाँ, तो प्रभात पुणे थिएटर में सर हम लोग पहले नहीं थे। लगा रहे हाँ, नहीं लगा। माने आप सोचो, लोगों ने पेपर खोला, लोगों ने कहा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित प्रभात पुणे सोडून। लोग बोले ये कैसी ऐड है? ये कैसी ऐड है? तो वो मुझे बोला कि समीर तुम हाउ कैन यू डेयर टू राइट दिस। अरे मैंने कहा सच ही लिखा है ना। सब लोग बोल रहे हैं प्रभात में लगी है क्या, प्रभात में लगी है क्या। मैंने कहा प्रभात में नहीं लगी, पहले ही बता दो कि नहीं लगी। नहीं लगी है। तो कितना इंसल्टिंग हुआ सर। मेरे को कितने प्रोड्यूसर ने थैंक्स करके फ़ोन किया, समीर हम सालों से इस चीज़ के लिए लड़ते रहे, हमको किसी ने, तुमने एक झटके में मार दिया। और फिर क्या हुआ, वो उसका ओनर आया। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि लकीली उस समय मेरा फ्लो बहुत अच्छा था। अब दैट थिएटर इज़ नोन फॉर मराठी का पंडरी जिसे बोलते हैं। हाँ, मक्का था। मक्का है वो एक था और प्लाजा प्लाजा था। तो वहाँ पे सर हमने तय किया कि लगाना ही नहीं। और उस समय मेरे पास मैक्सिमम फ्लो था, हर महीने 5-6 फिल्में। तो मैंने उधर कट ही कर दिया। तो सर वहाँ पे ये हाल था कि उसने अपने 50 साल की हिस्ट्री में पहली बार हिंदी फिल्म लगाई। हिंदी 2 शो, क्योंकि उसको वो मेरे पास बोलता समीर दे दो, अभी भाड़ा भी मत दो, शेयरिंग पे दे दो। मैंने कहा नहीं। फिर 3-4 महीने जब उसको समझ में आया, मेरे को भी लगा कि नहीं नुकसान हो रहा है, फिर मैंने शुरू किया। दोनों का नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब कि ये चीज़ें ज़रूरी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बदल लाया, पर मैंने अपने लेवल पे कोशिश की, उसके कुछ फल मिले। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को लोग लगा कि ये कुछ अलग करना चाहता है। और मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर था कि जो मराठी स्पीकिंग था और जिसका बैकग्राउंड नहीं था कुछ, तो मेरे को सिनेमा मिला। तो वही है कि आप जब कुछ आउट ऑफ बॉक्स करेंगे, कुछ डेयरिंग करेंगे, तो आप कर पाएंगे। हैट्स ऑफ टू योर गट्स। पहले तो लाइफ में व्यवसाय चेंज करते रहना, विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैकिंग अवेलेबल, एंड फिर भी चेंज करो, फिर लड़ो, फिर खड़े हो जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन बनते बनते प्रोड्यूसर भी बन गए। मैंने प्रोड्यूसर ऐसा मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ मैंने क्या हुआ कि बहुत से प्रोजेक्ट्स आते थे वगैरह। और अभी इतने सालों में एक नज़र हो जाती है कि आदमी ट्रेलर देख के बता सकता है कि फिल्म का क्या होगा। मैंने वो समझ में आ जाता है कि अभी लोग आते हैं, दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, ट्रेलर दिखाते हैं कि सर कितना कलेक्शन आएगा, कितने थिएटर। फिर लोगों को एक मन में नोशंस रहता है, मुझे 400 लगाने हैं, मुझे 300 लगाने हैं। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हाँ, क्योंकि सैराट सबको लगता है मैंने सैराट बनाई। बराबर है। तो वो उस समय जब वो आता है प्रोड्यूसर, तो उसको हैंडल करना एक बहुत अलग लेवल का आपको टेक्निक लगता है। करेक्ट। क्योंकि होता क्या है कि मैंने अपने जो आप संस्कार बोलो या जो अपना थॉट प्रोसेस है, उसमें अपने को लगता है कि इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। सही है। बराबर। तो अपन चाहते हैं कि भाई तू 50-60 थिएटर में लगा, तेरे फिल्म में उतना दम नहीं है तो तू मत लगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि ये बोलना मैंने, वो चला जाता था वो दूसरे के पास, ये तुम मेरे को 50 दे रहे हो, मेरे का 300 का बजट है, मैं पैसे दे रहा हूँ ना। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये गलत हो रहा। अपन इंटेंशन नहीं रहता था, वो ज़मीन बेच के, मंगलसूत्र बेच के और घर गिरवी रख के ऐसे प्रोड्यूसर्स आते। तो वो अपने मन में कभी था ही नहीं कि किसी को कैसे फंसाया जाए। तो उस समय फिर ऐसा हुआ कि वो हम लोग उसको फिर बोलने लगे भाई तू शुरुआत 50 से कर, फिर मंडे तेरे 300 कर दूंगा, आप समझे। फिर बाद में जब वो लगाता था और कलेक्शन देखता था तब बोलता था सर आपने मेरे पैसे बचा लिए। करेक्ट। माने ऐसे इतने इंस्टेंसेस हुए। तो हम लोग उस हिसाब से प्रीच करते थे, गाइड करते थे, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा नहीं देखा कि भाई आइए थिएटर में लगाया पैसे दिए, नहीं।
हम लोग उसके मार्केटिंग के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसके डिज़ाइनिंग के लिए, उसके शोज़ के लिए, ऐसे हम बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करते थे। वो करते करते मुझे लगा कि अभी एक समय आ गया है कि अपन एक कंसल्टेंसी या को प्रोड्यूसर ऐसा करके अपन एंटर कर सकते हैं फिल्मों में। तो फिर हमने बहुत सी फिल्में, शुरुआत के मैं आपको बताऊंगा, जैसे टकाटक वगैरह फिल्में थी जिसमें हम लोगों ने इनपुट दिए और वो बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद डार्लिंग में हम को प्रोड्यूसर बने, उसमें भी चेंज हुआ। और टकाटक वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसको मराठवाड़ा से MG मिला था। MG मैंने जो 40 लाख का दिया था उस समय, और उसके शोज़ सैराट से ज़्यादा थे उस समय। तो वो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि फिल्म को आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाओ, उससे एडवांस लो वगैरह, तो वो एक चेंजेज आए। तो उस समय फिर कुछ फिल्मों में हम लोगों ने अपना नाम लगाना चालू किया इन एसोसिएशन विथ, जो अगर हमको समझ में आता था कि ये फिल्म के पैसे निकल पाएंगे। क्योंकि क्या है कि फिल्म बेसिकली देखा जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक अगर अच्छे प्राइस में बनाते हैं, अच्छा कंटेंट है, एवरेज स्टार कास्ट है, तो आप निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से हम को प्रोड्यूसर बने। और फिर अभी है कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, वो जल्द ही लोगों के सामने आएगा। पर वो आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ स्ट्रगल के सिवा नहीं मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर ज्ञान आमिर में कहाँ अटक गया? दुखती रस पे हाथ रख रहा हूँ। दुखती रख पे नहीं, क्या है कि ज़रूरी है समझना करेक्ट कि इतना सब होने के बावजूद इतने आपने जो आमिर का जो कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, आई वॉज इन लव विथ इट। हिम्मत है और आपने उसमें हाथ डाला है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्या हुआ? सर देखिए, 2-3 चीज़ें थी मैंने जो मुझे लगी कि मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड टोटल अलग है। टू डिफरेंट बॉल गेम्स। डिफरेंट बॉल गेम। या मैंने जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मराठी इंडस्ट्री कंटेंट बेस्ड है। वहाँ पे स्टार्स नहीं है। आप 3 दिन का बॉक्स ऑफिस देख ही नहीं सकते। वहाँ वर्ड ऑफ माउथ से चलती हैं फिल्में। मैंने एक वीक पकड़ ली, लोगों को पसंद आया तो लोग दूसरे वीक जाएंगे, तो तीसरे वीक कलेक्शन, इस टाइप का है। बिल्टअप वाला बेस्ड। हिंदी टोटली अलग है। हिंदी में आपको सेलिब्रिटी चाहिए सर पहले 3 दिन। हाँ, पहले 3 दिन कॉस्ट कवर हुई तो हाँ, जय राम जी की, वरना करेक्ट। अभी मेरी जो आमिर था जिस पे मैं पिछले 1-2 साल से काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही सब्जेक्ट आपको मालूम है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली आइटम है। और वो मेरे बहुत दिल के करीब का सब्जेक्ट था। मैंने मेरा जितना पैसा, नॉलेज सब डाल दिया था। वही कह रहा हूँ ना। हाँ। इतना सब करने के बावजूद कहाँ अटके और वही हुआ कि जब मैंने वो सोचा कि इसको हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी का सब्जेक्ट, तब मैं सब लोगों से मिला, मैंने बड़े बड़े चैनलों से मिला वगैरह। तो उनकी डिमांड थी कि स्टार लेके आओ, बराबर, फाइनेंसर भी दे, पर बोले स्टार चाहिए। अभी वो पिक्चर आपको मालूम है, उसमें जैसा था कि जब स्टार ऐड आता है तो वो उसका कॉस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि लोग यही, अच्छा स्टूडियो वाले रेडी हैं, बोलते सब्जेक्ट इज फैंटास्टिक, आपको हाँ एक्सेलेंट है, आप कोई भी स्टार का हाँ बोल दो, दूसरे दिन शूटिंग चालू करो। करेक्ट। सपोर्ट था मेरे पास, है भी, बातें भी चल रही है 2-3 लोगों से। पर वही है, मैंने कहा ना, बॉलीवुड बहुत अलग तरह की इंडस्ट्री है सर। मैं इस दौरान इतना सीख लिया जो पिछले 20-25 सालों में नहीं सीखा। 2 साल में मैंने एक फिल्म को लेके मैं 4 जगह गया, मुझे समझ में आ गया कि ये थॉट प्रोसेस ही अलग है। मैंने फिर कोई पैसा डालने को रेडी हो तो मेरे लड़के को ले लो। कोई एक बोलता है तो बोलता है फिर इसमें ऐसा करो, फिर एक XYZ बहुत बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा मैं इसमें कोच का रोल करूँगा। अगर मैं कोच हूँ तो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, और ये कोच सेंट्रिक फिल्म होगी। पर वो आपको मालूम है फिल्म है ही नहीं। अगर उसमें कोच आ जाएगा तो वो फिल्म ही अलग हो जाएगी। मैंने कोच ने उसको बड़ा बनाया, कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। तो वो एक स्ट्रगल है। पर कुछ डेवलपमेंट है रिसेंटली, और शायद आपको गुड न्यूज़ दूंगा। आ जाएगी वो, मैं इंतजार है मुझे मालूम है आप कर ही लोगे, आज नहीं कल नहीं परसों। अच्छी चीज़ है वो, स्क्रीन पे आएगी। कब आएगी ठीक है, इंतज़ार रहेगा। एंड अब आते हैं थोड़े कॉमर्स पे। फिल्म इंडस्ट्री का जो कॉमर्स है, जिसमें आज की तारीख में और पहले की तारीख में ज़मीन और आसमान का अंतर है। 80s का 90s का आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, खुद डिस्ट्रीब्यूटर बने, प्रोड्यूसर बने। उस टाइम पे फिगर्स आती थी, दे वर ऑल मैनिपुलेटेड। सब कच्चे पे काम होता था, बताना है तो पैसे देना है, नहीं बताना है नहीं पैसे देना है, तो हो जाता था। लेकिन अभी क्या फ़र्क है? जो फिगर्स आती हैं क्या वो सच है?
मैं आपको सर कुछ थोड़ा माने इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि कैसा है ये इंडस्ट्री। माने अभी इतने सालों बाद आप जब देखते हैं तो अभी इंडिया में देखा जाए तो 9,800 10,000 के आसपास स्क्रीन्स हैं, बराबर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मल्टीलिंगुअल बटी हुई है, जिसमें बॉलीवुड कुछ 30% 33% का है। उसके बाद फिर तेलुगु तमिल का आता है 16% और 12%। मराठी तो कहीं आता ही नहीं है, वो बात तो कहीं खड़ा ही नहीं है। कैसा है सर, देखिए फिल्म का जो रेवेन्यू होता है, रिकवरीज जिसे बोलेंगे, या जो रिटर्न्स होते हैं, उसमें अगर आप देखें प्रैक्टिकली तो 70% आपका पैसा थिएटर से आता है, बराबर। बाकी जो 20% आपके राइट्स, 20-30% सैटेलाइट, डिजिटल, OTT, और फिर 10% मिसलेनियस। ऐसा वो मोटा मोटी हिसाब है कि फिल्म जो होती है वो अगर थिएट्रिकल रेवेन्यू पकड़ के बनाए तो उसमें से लॉस प्रॉफिट का हिसाब आता है। अगर आप बोलेंगे मैं सब्सिडी और इसमें से मिले, तो वैसा नहीं होता है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात यह है कि फिल्म अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहला जो गोल्डन रूल है कि जब आप पहला क्लैप लेंगे तब आपके पास रिलीज़ के लिए बजट होना चाहिए, रिलीज़, मार्केटिंग, प्रमोशन के लिए। अगर आपके पास सिर्फ मेकिंग के लिए बजट है तो आप फिल्म मत बनाइए, मत बनाओ। क्योंकि क्या होता है सर, कोई भी फिल्म जब तक रिलीज़ नहीं होती है तब तक न तो उसका आगे का एक्सप्लॉयटेशन होता है, सैटेलाइट, डिजिटल, नो मराठी हो तो सब्सिडी नहीं मिलती है, उसके राइट्स नहीं बिकते हैं, या बिकते हैं तो बहुत कचरे के भाव बिकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी फिल्म बना रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप 6-7 रुपये में फिल्म बनाइए, 3 रुपये में रिलीज़ मार्केटिंग पर रखिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि अभी कैसा हो गया है कि अंडे से ज़्यादा मसाले का ये हो गया है कि आप उसको पैकेजिंग कैसे करें। पैकेजिंग, करेक्ट। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, कल्याण ज्वेलर है सर, वो सोना बेचते हैं, करेक्ट। सोना सबका सेम होता है, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24, पर वो अमिताभ बच्चन लगता है कि कल्याण ज्वेलर का सोना खरीदो। आप समझेंगे नहीं? करेक्ट। तो पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये चीज़ है कि अगर आप उसको नहीं कर पाए तो करने वाला कचरा बेच देता है और नहीं करने वाला सोना नहीं बेच पाता है। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस कि हम लोग कहाँ कम पड़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही निगलेक्टेड समझा गया है। माने मेरे पास अगर जैसी इंक्वायरीज आती हैं तो उसमें से 70% बोलते हैं कि सर हमने बना ली, अभी हमारा पैसा खर्च हो गया, अभी आप इसका क्या करना है करो, या तो आप पैसे डालो पर अभी आप उनको ये समझ में नहीं आता। मैंने कहा भैया आपको जब मालूम था फिल्म बना के थिएटर में लगानी है, बोले नहीं सर उस समय पैसा था पर वो बनते बनते बढ़ गई। मैंने देयर आर वेरियस रीज़न कि वो प्रोडक्शन वैल्यूज़ क्यों बढ़ी, आपको डायरेक्टर बराबर नहीं मिला, आपको EP ने फंसाया, वो 10 चीज़ें, वो अलग चीज़ है, 50 कहानी। हाँ, पर वो एंड ऑफ द डे ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं रहता, और फिल्म जब तक प्रॉपर रिलीज़ नहीं होती उसकी आप रिकवरी का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो पहली चीज़। दूसरी बात कैसी थी, पहले जो था सिंगल स्क्रीन का था, मैक्सिमम सिंगल्स, अब तो 10,000 स्क्रीन से तो उसमें 30-40% मल्टीप्लेक्स है। तो वो स्क्रीन्स में बहुत इंटीरियर्स में ऐसे थिएटर थे जो कि जिसमें कोई हिसाब नहीं था, जैसे आप जो बोल रहे हैं वो होता था, नो डाउट वो होता था। वहाँ पे रात को 12 बजे के बाद फिल्में चलती थी क्योंकि रील था, रील से चलता था। उसके बाद वो पायरेसी होती थी, आपको मालूम है, उसकी कॉपी निकल के दुबई जाके, पाकिस्तान जाके DVD आती थी। पर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इन चीज़ों में बहुत फ़र्क आया। UFO जब आया या स्क्रैबल या जो दूसरी टेक्नोलॉजीज आई तो उसने इनको डिजिटल ये किया, माने फिर ये आपका रील जो है ये वाइप आउट हो गया, सब हार्ड डिस्क पे आ गया, हार्ड डिस्क को कोडेड किया, कोडेड फिर डाउनलोड किया MPEG के लिए। तो वो चीज़ों से ये जो छोटे छोटे थिएटर में जो लीकेज होता था वो कट हुआ। मैंने पहले क्या प्रिंट था वो उसी के यहाँ पड़ा रहता था, वो कभी भी दिखाए नहीं दिखाए। तो अब ये हो गया कि जितना डिस्ट्रीब्यूटर शो देगा परमिशन उतने ही शो दिखाएंगे। करेक्ट। तो वो है, लेकिन देखिए हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरी चीज़ें होती हैं, सही है। ऐसी इसमें भी है। अभी इसमें क्यों ज़्यादा है, इसमें कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, ये होता है। पर जब से मल्टीप्लेक्स आए हैं तो उन लोगों ने इसमें जो टेक्नोलॉजिकली, माने आप ये बोलिए कि पूरा उन्होंने एक तो डिजिटाइज किया, ऑनलाइन किया, बराबर। उसके बाद हर जगह वहाँ CCTV लगते हैं, आपके एवरी सीट काउंट्स होती है। तो मल्टीप्लेक्स में तो आप बोलिए कि 100% फेवरेबल होता है। और क्या होता है कि
सिंगल स्क्रीन में भी कैसा, भी मैं अपनी बात करूंगा कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि ब्लैक शिप कौन है, कौन थिएटर है जो पैसा नहीं मैंने देता, या कौन शैतान है। हाँ शैतान है। तो हम लोग अपने लेवल पे क्या करते हैं, या जो हमारे साथ वाले बिजनेस, वो हम उस थिएटर को डिस्करेज करते हैं, उसको नहीं लगाते। ओके। या अगर लगाने की बात हुई तो उससे एडवांस ले लेते हैं, भाई ये 10,000 ले ले, तू ये 700 दिए, तू लगा, कैसे भी लगा, यू आर फ्री, व्हाटएवर यू अर्न इज योर्स। तो वो एक सिस्टम आई है। तो उसकी वजह से अब इन सब लीकेज में और इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये तो है कि आप जो बोल रहे हैं वो जो पहले 40% था, अभी 10% भी नहीं रहा। क्योंकि देखिए ये कब होता है, जब फिल्म सुपरहिट होती है। करेक्ट। बराबर। जिसको कलेक्शन ही कम है उसमें कोई झोल करने का फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं। या 20 लोग आ रहे हैं तो वो 10 लोग क्या दिखाएगा, उसमें क्या कमाएगा, क्या कमाएगा। तो फिल्मों में लीकेज होता है, बड़ी फिल्मों में। ओके। बराबर। और बड़ी फिल्मों में कैसा होता है कि आपको समझ में आ जाता है, आप जब वो पूरा डाटा देखते हैं 100 थिएटर, आपको पता पड़ता है कि ये 60 फिल्म में चल रही है और 30 में नहीं चल रही, तो आपको समझ में आ जाता है। अभी हम अपने लेवल पे क्या करते हैं कि लेटर इशू करते हैं सरप्राइज चेकिंग के लिए, विजिलेंस बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हक होता है, प्रोड्यूसर अगर मांगे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, पर मैं बहुत से प्रोड्यूसर को बोलता हूँ और देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं ऑथोराइज़ करता हूँ कि ये आदमी है, इसको मैंने ऑथोराइज़ किया, वो प्रोड्यूसर का ही आदमी रहता है, और ये आपसे DCR की कॉपी मांगेगा और आपको उसको दिखाना बंधनकारक है। तो फिल्म का बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे के बाद जब ख़त्म हो जाता है, तब वो आदमी अगर लेटर लेके जाए और बॉक्स ऑफिस पे बोले कि कितने लोग हैं, तो उसको दिखाना ज़रूरी है कि इतने टिकट बिके, इतने लोग आए। उसके बाद ही कैन रिकॉर्ड, जब पिक्चर छूटती है तो मैन काउंट कर सकता है। और वो मैच में अगर 10-12 से 5-10 होते हैं, कई बार वॉचमैन बैठ जाते हैं, 5-10 से ज़्यादा डिफरेंस हो तो ही कैन कंप्लेन टू पुलिस स्टेशन और उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वाह। और ऐसा हम लोगों ने किया है, होता है। तो अभी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो अभी वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि क्या हो गया है कि वैसी फिल्में अभी चलती भी नहीं कि ब्लैक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि अभी ब्लैक नहीं है, तो वो नहीं होता। और थिएटर वालों को भी अपनी इमेज का डर रह गया है कि अरे मैंने अगर ऐसा किया और मेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो मेरे को फिल्में नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ा वो एक फैक्टर है, फियर फैक्टर। तो फिल्म का बिजनेस में लीकेज एक ज़माने में होता था, मल्टीप्लेक्स आने की वजह से वो पूरा कम हो गया। बाकी जो बहुत इंटीरियर है, जैसे आप वीडियो थिएटर कहें या जो है, उसमें थोड़ा बहुत होता भी होगा, पर वो बहुत ऐसा अमाउंट नहीं कि जिसमें आपका बहुत बड़ा दिखेगा कि अरे इतना नुकसान हुआ। तो ट्रांसपेरेंसी अभी बहुत है, क्योंकि हर जगह देखिए टिकटिंग भी आजकल कंप्यूटराइज हो गई है। छोटे शहरों में भी आप देखिए, कंप्यूटराइज में आप जनरली नहीं कर सकते, CCTV सिक्योरिटी की वजह से। तो आप किसी भी समय देख सकते हैं कितनी ऑडियंस आई। करेक्ट। बाकी उदाहरण तो ऐसे हैं सर, मैंने एक सातारा में एक थिएटर में प्रोड्यूसर को भेजा था कि भाई तुम जाओ, तो वो गया अंदर, तो उसने देखा वो, तो वहाँ पे तो पूरा भरा हुआ था, हाउसफुल माने अच्छा भरा हुआ था 60%। और वहाँ उसने कहा कि वो DCR तो इतना है ही नहीं। तो वो उसके पास गया, मैनेजर के पास, कि भैया वो ऐसा कैसे, बोले बैठो ना, चाय वाय पियो, अपन चलते, मैं भी चलता हूँ, मुझे दिखाओ कहाँ है। वो चाय पीता रहा, उधर उतने लोग चले गए, वो वापस गए तो उतने लोग थे। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट हैपन्स कि उनको वो पैसे लेके अंदर बैठाना, पर वो अभी वैसा नहीं रहा, क्योंकि अभी उतने लेवल का वो भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही कलेक्शन की, तो उसमें एक मोटा मोटी रूल है कि सिंगल स्क्रीन में 50% शेयरिंग होता है, मल्टीप्लेक्स में मराठी के लिए 45-55 होता है, माने 55 मल्टीप्लेक्स रखते हैं, 45 प्रोड्यूसर रखते हैं। अगर फिल्म अच्छी है तो वो 50-50 भी होता है। तो वो अभी वैसा नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर कैसा होता है कि GST एक फैक्टर है, आपको मालूम है 100 रुपये के अगर नीचे हो तो 12% लगता है, 100 रुपये के ऊपर टिकट हो तो 18% लगता है। Correct. तो थिएटर वाले GST के साथ लेते हैं रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू देते हैं। रही बात कलेक्शन की, अभी ये चीज़ है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। माने आप देखते हैं 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, 1600 करोड़ हो गया। हाँ, मिसलीडिंग फिगर है। मैंने हाँ, और गूगल में भी आप अगर कभी डालिए कि XYZ फिल्म का, तो करोड़ से नीचे दिखाते ही नहीं। सो देर इज़ ए रैकेट, और देर इज़ ए काइंड ऑफ थिंग कि एक गलत लोग हैं जो इसके साथ खेलते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई भी कलेक्शन बोला जाता है तो प्रोड्यूसर शेयर नहीं रहता, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट नहीं रहता, वो ग्रॉस रहता है। करेक्ट। बराबर। उस ग्रॉस में 18% GST रहता है। पहले तो वो पहले वो करते हैं। बराबर। करेक्ट। उसके बाद शेयरिंग होता है, 50% शेयरिंग, 50%, 55% शेयरिंग होता है, जो भी गया। उसके बाद फिर कैसा होता है कि फर्स्ट वीक में ये रहता है, थर्ड वीक में फिर चेंज हो जाता है, 70-30 हो जाता है।
70 फॉर द एग्जीबिटर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, हाँ, ओके, और सॉरी 70 फॉर द एग्जीबिटर, फॉर एग्जीबिटर, थिएटर वाला, और 30% प्रोड्यूसर। ओके, तो वो उस हिसाब से आप एवरेज पकड़ेंगे तो 40% ही होता है। तो अगर 100 करोड़ कोई आदमी बोलता है कि मेरी फिल्म का 100 करोड़ है, इसका मतलब वो ग्रॉस बोल रहा है, ग्रॉस, और प्रोड्यूसर के हाथ में 30-33 करोड़ ही आएंगे, मुश्किल से 30-35 करोड़ आएगा, टैक्स काट के, शेयरिंग काट के, ये काट के। तो ये पहली बात। ओके, दूसरी बात रही कि 1000 करोड़। अभी इसमें ये लोग क्या करते हैं मेरे को तो, मैंने अभी इतने साल हो गए मालूम नहीं, पर इसमें फिर ये ओवरसीज पकड़ लेते हैं, हाँ, सैटेलाइट डिजिटल राइट पकड़ लेते हैं। मेरे इसने 1000 करोड़ का धंधा किया। करेक्ट, बट 1000 करोड़ किसको बोलते हैं सर? मैंने 1000 पॉपुलेशन तो है नहीं, है नहीं उतनी। और फिर ठीक है, कुछ फिल्म है जैसे पुष्पा उष्पा, उसका समझ में आता है कि भाई हुआ है, पर हर कोई फिल्म जो फ्लॉप हो जाती है उसको तो 100 करोड़ हो गए, 150 करोड़, वैसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। मैनिपुलेटेड फिगर्स, हाँ, उसके दो रीज़न है। एक तो अगर किसी कॉर्पोरेट या स्टूडियो के हैं तो उनको अपने बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरा बात यह है कि वो एक स्टार वैल्यू रहती है, वो उसकी जो प्राइस है, फ्लॉप कैसे करें, हाँ, कैसे तो करें, कैसे बोलें कि इतने बड़े भैया की फिल्म फ्लॉप हो गई, तो उनकी एक मैकेनिज्म और एक मशीनरी होती है, पीआर एजेंसी, जो आपको मालूम है। ये करते हैं, हाँ, वो सब लोग इस पे काम करते हैं ओके, कि माने अगर पहले दिन दूसरे दिन गिर गई तो भी उसको कैसे इतनी आए, वैसा आए, यहाँ से डिमांड। फिर बाद में लोग हाउसफुल के टिकट खरीदते हैं। आपको मालूम है कि अभी ऑनलाइन है, तो मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है। मैं एक फिल्म देखने गया, मराठी फिल्म थी, 3rd-4th वीक थी, और मैं वहाँ पे गया तो वो मल्टीप्लेक्स था जी, तो मैंने उनसे बोला, भाई, बोले सर हाउसफुल है। मैंने कहा हाउसफुल? चौथे दिन। तो मैंने शेड्यूलिंग मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया यार मेरे को टिकट, अरे अच्छा तेरे को चाहिए, 2 टिकट दिए। अंदर गया सर, 30% भरा था। तो मैंने कहा यार, फिर मैं वापस आया, मैंने कहा तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर को ही उल्लू बना रहे हो? बोले नहीं सर, वो प्रोड्यूसर या जो सो कॉल्ड चैनल है, जो कोई है, उसने खरीदी है, हाँ, उसने बोला है। नहीं, खरीदी नहीं है, उसने कहा 70% बिक जाए तो बंद कर दो, ओके, मैं बाकी ले लूँगा। आप समझे मैंने जिसे कहते हैं, आप क्या सूडो बाइंग बोली है, सूडो बाइंग, या लोगों को एक फेक नैरेटिव देने के लिए कि भाई ये पिक्चर चल रही है। सर क्या होता है कि लोगों को लगता है पहले 3 दिन में जाके वापस आया तो पिक्चर अच्छी है। मैं गया फ्राइडे, टिकट नहीं मिली, संडे गया, नहीं मिली, अभी पिक्चर अब अच्छी। तो पिक्चर देखनी है अभी, तो वो एक इंसान जिद में आ जाता है, देखनी वो है, इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट बोल सकते हैं। तो वो चीज़ों के लिए तो यू नीड अ डीप पॉकेट्स, यू कैन, और गुड कंटेंट। गुड कंटेंट, मैंने जो आपसे बात चल रही थी कि देखिए एंड ऑफ द डे क्या होता है, मैं अभी जैसे मराठी फिल्म की बात करूं या कोई भी फिल्म की बात, मेरे से हमेशा सवाल पूछा जाता है कि चलने के लिए क्या फॉर्मूला क्या चाहिए, कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फ्लॉप फिल्म नहीं बनाता सर, बराबर? सही, एकदम सही, हाँ, पर क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये सर साबुन तेल बनाना नहीं है ना, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस चीज़ को आप जो सोचते हो, एक ही स्टोरी की आप अलग फिल्म बनाओगे, मैं अलग फिल्म बनाऊंगा। करेक्ट, अच्छे स्टोरी की बुरी फिल्म बन सकती है, बुरे स्टोरी की अच्छी फिल्म बन सकती है, बराबर? करेक्ट, और इसमें क्या है कि वी आर सेलिंग ड्रीम्स, हम सपने बेच रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, तो इसका कोई पैमाना नहीं है क्या चलेगा नहीं। पर तो भी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। देखिए मैं अगर मराठी की बात करूं तो मेरे को जब लोग पूछते हैं कि क्या चलेगा, तो कंटेंट तो सब जगह है सर, कंटेंट चाहिए ही चाहिए। मराठी में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके सामने कौन है, रोहित शेट्टी, और कंटेंट क्या है? मैंने कहा मराठी में कंटेंट को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू आप दिखाइए। करेक्ट, और ऐसे 10 उदाहरण दे सकते हैं अपने, वेंटिलेटर है, ये है कि जो आदमी देखना चाहता है वो अपने ज़मीन से जुड़ी, अपने गांव से जुड़ी वैसी चीज़ें दिखाई। अभी कंतारा, कंतारा क्या है सर? प्योर एक गांव की एक स्टोरी है वहाँ के गॉडेस की, जो उसको ग्लोरीफाई करके दिखाए। करेक्ट, अपने महाराष्ट्र में कितना लिटरेचर है, कितना कंटेंट है वो बना। सर हमारे तो सबसे पहले जो पॉइनियर है, हाँ, दादा साहब फाल्के, करेक्ट, महाराष्ट्र नहीं थे, वहाँ से तो इंडस्ट्री खड़ी हुई, लेकिन वो इंडस्ट्री चल नहीं पाई महाराष्ट्र, क्यों समझ में आज भी मुझे नहीं आता है। मैं एनालाइज करता हूँ, पहली फिल्म तो उन्होंने ईजाद करी। करेक्ट सर, ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारे यहाँ जब 100 फिल्में बनती हैं ना सर, उसमें 80-85 फर्स्ट टाइमर है, 90% बोल सकते हैं, जो माने जो अलग अलग इससे आते हैं कि मेरे को प्रोड्यूसर बनना है, ग्लैमर ये वो। तो उनको कोई तो भी बोलता है अरे इस सब्जेक्ट पे बनाओ, या तो उनकी स्टोरी रहती है, उनके वाइफ की स्टोरी रहती है, या उनको पसंद आती है। फिर किसी को लगता है नहीं यार अवार्ड की बनाए, तो उसमें शेतकरी आत्महत्या दिखा देते हैं, फार्मर सुसाइड, चाइल्ड एजुकेशन, फिर ये क्या बोलते हैं अत्याचार। लोगों को वो नहीं देखना है सर,
लोग अभी ये सब चीज़ों से कंटाल गए हैं, लोगों को वो सब मालूम है, गरीबी है गांव में, लोगों को एजुकेशन का प्रॉब्लम, लोगों को पैसा दे रहे हैं, वो आप 2 घंटे एंटरटेन करो, अच्छी चीज़ बताओ और उसको ढंग से प्रेजेंट करो, वही चाहिए। लोग नहीं समझते सर, लोग ऐसी फिल्म बना लेते हैं ना कि अभी आप बताओ कोई एक फार्मर्स फैमिली है जो पूरा स्ट्रगल कर रहा है, एंड में सुसाइड कर रहा है, ये मैं क्यों देखूंगा? मैं नहीं देखूंगा सर, मैं ट्रेलर देख के ही समझ जाऊंगा। या ऐसे आप एक कोई मराठी में रीमेक बनाओगे जो मलयालम की रीमेक है और जिसमें 20 खून है 10 खून है, नहीं देखेंगे। वाई शुड आई गो एंड वॉच? क्योंकि मैं मलयालम देखूंगा, उसका अलग है ऑडियंस। बाद में लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो ए होता है, ए में फैमिली नहीं जाती, मराठी में देखा जाए तो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म चलती। अच्छा, आप फिर बोलेंगे कि ऑडियंस है कि नहीं, ऑडियंस है। बाईपन भारी दीवा 70-75 करोड़ है। हाँ, मैं उस ये पे आ रहा है। था, आपने जिक्र कर लिया। सर फिल्में मैं ऐसी 10 फिल्में दे दूंगा जो वो कहाँ से आई, ऊपर से नहीं आई ना। नहीं नहीं, हमारे और आपके ही लोग फिल्म देखने गए, जो हिंदी वाले वो देखने गए। करेक्ट। इसका मतलब हम लोग कहीं तो भी लोगों को वो नहीं दे पा रहे हैं जो उनको चाहिए। और देखिए सर, ये भी नहीं कि हर एक को सब मालूम होता है, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर की भी फिल्में फंस जाती हैं, करेक्ट। माने वो है। पर आदमी एटलीस्ट मराठी की मैं अगर बात करूं तो एक गोल्डन फार्मूला है कि आप एक अच्छे बजट में से 1-1.5 करोड़ या उससे भी कम फिल्म बनाइए, 40-50 लाख आप मार्केटिंग प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखिए, तब आप कम डेंजर जोन में होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा 100%, पर आप उस पोजीशन में होंगे कि सेफ साइड, सेफ साइड। यू आर ऑन सेफ साइड। बाद में आप जो टेक्नीशियन या जो क्रू लेंगे वो सब इंडस्ट्री के लिए। आप नया किसी को, ठीक है, नए को चांस मिलना चाहिए, पर वो आपकी भी फर्स्ट फिल्म है, उसकी भी फर्स्ट फिल्म है, उसकी तो वो तो नहीं चलेगी, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, एंड प्रोडक्ट विल सफर, स्पॉइल द सूप, वैसा हिसाब है। करेक्ट। तो वो एक लोगों को मैं आपके इस पॉडकास्ट के इससे बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एस्पायरिंग प्रोड्यूसर है या कोई आता है तो उसने सबसे पहले, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से एडवाइस ले, पर डिस्ट्रीब्यूटर से आप एडवाइस ली। अभी आप बताइए सर, आप सपोज आप सोचते हैं कि मैं सोप बनाऊंगा, सोप फैक्ट्री डालूंगा, तो आप मार्केट में देखेंगे ना कौन सी सोप है, कितने सोप्स हैं, हाँ क्या है, कितने कौन सा brands चल हैं। रहा है। अभी मेरे को मालूम है चंदन है, दूध है, हल्दी है। अगर मैं बोलूँगा नहीं मैं स्ट्रॉबेरी वैनिला सोप बनाऊंगा तो वो नहीं बिकेगा। आप समझेंगे? अभी लोग वो फिल्म ऐसी बनाते हैं, वो स्ट्रॉबेरी वैनिला होती है, वो बोलती है हमारी चलनी चाहिए, भाई नहीं बिकेगा। कोई स्ट्रॉबेरी सूप से नहीं, आपने भी देखा होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि आप वो नहीं बना सकते, और वो नहीं, माने ऑफ कोर्स हर जगह ये होता है एक्सेप्शन, पर वो एक पैटर्न है कि मेरे को जाके क्या देखना है। कट टू OTTs आ गए हैं सर। कोरोना में लोगों ने OTT में दुनिया भर का कंटेंट देख लिया। आज हर ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गया है, उसको मालूम है कहाँ से चोरी की है, कहाँ से उठाई है, क्या है, उसको आप उल्लू नहीं बना सकते। सीन टू सीन कॉपी है, यू कांट सर्व हिम शिट। आप अगर उसको गलत दोगे तो वो उठा के फेंक देगा। फिर कितने भी बड़े स्टार कास्ट हो, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, मराठी में ये अच्छा है कि स्टार कास्ट ही नहीं है मान ले, देयर इज अ गुड रीजनेबल गुड एक्टर्स हैं, पर वो नहीं कि दोज हु कैन कैरी द फिल्म, दोज हु कैन एश्योर यू द 3 days बॉक्स ऑफिस, दे कांट। कोई नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है। और वो देखिए, मैं इसको है ना एक क्या बोलते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। ओके। क्योंकि कैसा है कि जब आपके पास स्टार वैल्यू नहीं है तो आपको उनको देने लायक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, जो हिंदी में जी, बराबर जी। पर आपके पास जो स्टार हैं दे आर बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मैंने आप अभी मैं एक ही उदाहरण दूंगा, रोहित शेट्टी की फिल्म में लीड छोड़ के सब मराठी होते हैं। आप देखिए सिंघम से लेके गोलमाल तक, वो अशोक सराफ होता है, सचिन खेड़ेकर होता है, हीरो हीरोइन छोड़ दीजिए सर 90%, और उसने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है। सही है। हाँ, अभी उससे ज़्यादा तो कोई हिट नहीं है। वो आदमी अगर मराठी लोगों को लेता है, और वो बाय डिफॉल्ट लेता है, बोलता है सर सिंगल टेक होता है, मेरे को रोना आता है, और उनको बताना नहीं पड़ता क्या है। करेक्ट, वो आप है मैंने करेक्ट, गुड एक्टर्स है, तो गुड एक्टर्स लेता है। तो अगर वो आदमी को मालूम है कि मराठी में टैलेंट है और अपन उसको नहीं कर रहे, दैट इज आवर फॉल्ट। सो दैट इज द थिंग कि अपने पास बहुत अच्छे टेक्नीशियन है। मैंने महेश लिमाई से लेके A ग्रेड के टेक्नीशियन है जो हिंदी में काम करते हैं, A ग्रेड के आपके पास स्टोरी राइटर हैं, आपको ज्ञानपीठ और नेशनल अवार्ड वाले राइटर हैं, उनकी स्टोरीज आप लेके बना सकते हैं। एक्टर भी अच्छे मिल जाते हैं जो उस थिएटर के रेट में काम करते हैं, तो भी आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग। इसी में ध्यान आता है कि आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद आपने अपनी कंपनी का नाम अचार पे क्यों रखा? पिकिल।
पिकल, यस। क्या आपने चक्कर था? बहुत अच्छा नाम पूछा सर। देखिए कैसा है कि जब अभी मैं इतने सालों से मार्केटिंग और प्रमोशन और इसमें इन्वॉल्व था, हमने म्यूज़िक में था, फिर खुद के ये किए, तो उस समय मैंने सोचा कि ऐसा नाम होना चाहिए कि ये तो कॉमन ना हो और लोगों को सुन के ध्यान में रहे। अभी जब आप फिल्म की बात करते हैं तो इट्स मैंने आप क्या बोले, मिक्स ऑफ इमोशन ऑफ स्वीट एंड सोर, है कि नहीं? सही है, लेकिन जब हम देखते हैं पिकल प्रोडक्शन तो हम सोचते हैं कि ये अचार बेचने वाला है। तो ये अचार तो आप बेचते नहीं हो, अचार बेचते हो आप सिनेमा के माध्यम से, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है? नहीं है सर। देखिए मैंने उसका एक आपको फ़नी साइड भी बताऊंगा और उसकी एक्चुअल साइज़ भी बताऊंगा। बताइए ना, इसीलिए फ़नी साइड ऐसी है कि मेरे को अभी भी 15 दिन में 1-2 फ़ोन आते हैं जी। कि सर 1-1 किलो के 100 बॉक्स हैं आम के अचार के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि पिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब डालते हैं तो वो मेरा ही नाम आता है पहले नाम आप। हाँ। पर ये भी है कि पिकल से आपको जब आपके पूरे खाने की थाली हो और उसमें अगर अचार नहीं हो, बिगर पिकल के थाली नहीं बनती, वो ठीक है। हाँ। और हमारे अवधूत गुप्ते ने इसके नीचे बहुत पिकल थे विकल, माने विकल बोला तो सेल, जो पिकल है वो बिकेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो पिकल चीज़ ऐसी है कि आपको एक तो मुंह में एक लगता है कि पिकल, और आपके ध्यान में रहता है। एंड ऑफ द डे क्या, इतने ब्रांड में आपको अपना नाम याद रखना है। तो पिकल डिस्ट्रीब्यूशन या पिकल फिल्म बोला तो आपको लगेगा, आपने मुझे पूछा ना ये सवाल, 10 कंपनी है, आप उनसे नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों रखा। हाँ, मैं शायद ये पहले टाइम सवाल पूछ रहा हूँ कि कंपनी का नाम डिफरेंट है। सो आपने सोचा कैसे कि ये रखूँ मैंने हिम्मत, आपकी हर चीज़ में हिम्मत देखनी पड़ेगी। सब आड़े टेढ़ी चीज़ें कर ली और जो नहीं कर रहे थे ज़िंदगी में वो कर ली। पिकल का नाम भी वैसे ही रख दिया। यस। आप कोई भी चीज़ अगर बेचना चाहें, बनना चाहें, तो वो आपके दिमाग में नाम होना चाहिए। करेक्ट। मैं अगर आगे जाके कोई फिल्म बनाता भी हूँ तो मैं एक ऐसा चाहूँगा कि लोग वो नाम देख के देखने हैं, जैसे राजेश्री प्रोडक्शंस हैं या जो और भी जी स्टूडियो, तो उस टाइप का मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पर आपका ब्रांड जब एस्टेब्लिश होता है तो उसके साथ आप बहुत सी चीज़ें बेच सकते हैं। तो अगर विचार है पिकल बेचोगे? आज नहीं, अभी कल तक शायद। नहीं, पर अभी दोस्तों लगता से है जब बात पिकल लगते का हैं। काम कर सकते हैं, महाराष्ट्र पिकल का बेस्ट है। यस यस, बेच सकती हो जेन्युइनली। हो सकता है, और उसमें भी कोई अच्छा प्रॉफिट हो जाए, एक नया वर्टिकल खड़ा हो जाए। यू आर अवेलेबल फॉर एनी चैलेंजेस टू टेक इट। अभी वही लाइफ है ना सर। नाम है तो वो पिकल भी बेच लेंगे। आप अगर सीधे रास्ते चलेंगे तो सीधा ही जाएंगे। मराठी फिल्मों को अवार्ड मिला है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, कैसे अवार्ड मिल जाते हैं? सर देखिए कि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि किसी के अवार्ड के जूरी पे मैं कमेंट करूं, अनफॉर्चुनेटली। पर जैसे सब जगह लॉबी है ना, वैसे कुछ अवार्ड में भी लॉबीज़ हैं। ओके। हाँ। और वो कैसा रहता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैनेज होते हैं वो, पर वो होते हैं। माने मेरे को खुद को भी कई बार सरप्राइज़ होता है कि इस फिल्म को अवार्ड दिया गया, और ये जो कॉपी है या जो ऐसी स्टोरी पे कोई दे भी सकता है, पर ये होता है। दैट इज़ वन ऑफ द, माने जो है हमारी इंडस्ट्री के जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो है। पर ये भी बात आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि जिसको ज़्यादा अवार्ड मिलता है वो थिएटर में नहीं चलती। माने तो आपने खाली अवार्ड बटोर के जाते हैं। माने हमारे यहाँ जब अच्छी फिल्में आती है ना, अभी परसों ही मैंने एक फिल्म देखी तो वो बोला मेरे को 26 अवार्ड हैं। मैंने कहा वो लिखना नहीं, नहीं तो थिएटर में पब्लिक आएगी नहीं। क्योंकि जब आप वो गेहूं की बालियां लगा देते हैं ना तो लोगों को लगता है ये दिमाग को शॉर्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवार्ड मतलब क्या, पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा। आप इफी में चले जाइए सर, आधे सिनेमा समझ में ही नहीं आते। माने विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दैट कलाकृति है, पर वो सर पब्लिक के लिए नहीं है। और मेरे को जब लोग आते हैं ना कि समीर इसको मैं पहली लाइन लिखूंगा कि ये अवार्ड विनर है, मैंने कहा लिखोगे पब्लिक पहले ही भाग जाएगी कि भैया ये कुछ तो भी अलग बनाया इसने, विपरीत होगी, अजीब होगी, आर्ट फिल्म होगी। आर्ट फिल्म में वैसे भी ऑडियंस कम आती है। अभी आप जो कुछ पद संभाल रहे हो, संभाल लिया है। अब जो आप पद संभाल रहे हो वो क्या है और उससे आप क्या बदलाव ला सकते हो और लाने की कोशिश कर रहे हो? तो आप खुद ही बताओगे, मैंने जिक्र नहीं किया नाम का। मैं अभी क्या है कि मैंने पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चित्रपट कामगार आघाड़ी जो है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और ऐसा मेरा कुछ मैंने ये नहीं था, मैंने कोशिश नहीं की थी और मैं जाना भी नहीं चाहता था। पर मुझे ऐसा लगा कि एक समय के बाद
आपको जब लगता है कि कुछ बदलाव चाहिए, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ चुननी पड़ती है जिससे आप कोशिश कर सकते हैं बदलाव में। मुझे मालूम है मेरी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है कि मेरी इंडस्ट्री में स्कोप भी बहुत है, बहुत ग्रोथ भी है, पर हर चीज़ मैं नहीं बदल पाऊँगा। उसके लिए आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आपको एक यूनियन का सपोर्ट चाहिए। तो जब मैं बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों से डिस्कस करता था तो मुझे पता चलता था कि आपको मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। तब ये जब सब चीज़ें थी, चूँकि वो एक लिमिटेशंस हो जाता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन को एज ए एकेडमिक्स लेता हूँ। मैं लेक्चर देता था, अभी कम हुए हैं, विस्लिंगवुड में, जेवियर में, सिद्धार्थ कॉलेज में, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटेड थिंग। मैंने फिल्म बनने के बाद क्या करना चाहिए उसके में मैं फ्री लेक्चर देता हूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं हो, मुझे बुलाते भी हैं। और लकीली डिस्ट्रीब्यूटर पहले जो थे, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, मुँह में पान, लेदर की वो झोला इधर। सो वो मैंने जब गया ना, लोग बोले अरे ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, ये तो कोई दूसरा कॉर्पोरेट वाला बंदा है। तो वो हमने एक चेंज जब लाया तो मुझे ऐसा लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन या आफ्टर फिल्म बन जाती है सर। देखिए आपके पास पैसे हैं, बनाना आसान है, आसान, वेरी इजी, पैसे निकालना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सप्लॉइट करना, वेरी डिफिकल्ट। और वो जो वैक्यूम जब देखा तो उस दिशा में मैंने, जैसे आपको बताया, मैं कंसल्टेंट हूँ बहुत से फिल्मों में। मैं बहुत से फिल्मों में ट्रेडिंग में मदद करता हूँ, ओटीटी में मदद करता हूँ, फेस्टिवल के लिए करता हूँ, और रिकवरीज के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और रिकवरीज के ऊपर आप तब ध्यान दे सकते हैं जब आपके पास स्क्रिप्ट से आप जुड़े रहते हैं। सही है। मैं स्क्रिप्ट देख के हम लोग बता सकते हैं कि भाई 4 में से ये स्क्रिप्ट पे बनाओ। फिर कास्टिंग में हम बोल सकते थे भाई ये कास्टिंग लो, ये कास्टिंग इस चैनल वाले को पसंद आएगी। फिर म्यूज़िक आप इससे लो क्योंकि ये म्यूज़िक बिकता है, ये इसके खरीदार हैं। ओके। फिर आप मेकिंग इतने में बनाओ, फिर आप सब्सिडी के लिए क्या उसके नोशंस हैं, फिर आप पैसा किधर बचा सकते हो, इन फिल्म ब्रांडिंग है, पार्टनर से, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा रोल चालू होता है। तो जब आप वो जो इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर नहीं डालेंगे तो वो हलवा प्रॉपर बनेगा ही नहीं ना। आपको शक्कर भी उतनी डालनी है, आपको घी भी डालना है, आपको ये भी डालना है। तो वो चीज़ में अगर आदमी ध्यान दें तो यहाँ पे फिर मैं उसको बढ़िया सर्व कर पाऊँगा, उसकी खुशबू भी फैलेगी, लोग खाएंगे भी मज़े से और पैसे भी देंगे। तो वो चीज़ों में पिकल एंटरटेनमेंट अभी है कि हम लोगों को हेल्प करते हैं। लोगों को सोचते हैं कि भाई आप अगर कोई धनिया भी देने जाएं तो आप 4 जगह पूछते हैं, भाई ये क्या भाव दिया, क्या भाव दिया। पिक्चर ऐसा होता है, मेरे पास पैसे हैं, कोई तो भी स्टोरी लेके आता है, मेरे को समझ में आता है, बनाता हूँ, फिर सोचता हूँ अभी क्या करें। सो वो चीज़ों के लिए हम लोगों ने, मैंने पिकल में, हमने एक पिकल स्टूडियो का भी कंसेप्ट है, उस पर भी काम चल रहा है कि वन स्टॉप शॉप इन सिंगल सुपर मार्केट, जिसमें सब कुछ है। आपको स्टोरी चाहिए, स्टोरी मिलेगी, आपको स्टारकास्ट चाहिए, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको बेचना है, आपको अवार्ड के लिए बेचना है, सब होता है, क्योंकि सब एजेंसीज कर रही हैं। उन सबको लाके आप एक अम्ब्रेला में रखें, क्योंकि मराठी में अनफॉर्चुनेटली मैं बोल रहा हूँ, स्टूडियो या कंसेप्ट ही नहीं है। एक है जी स्टूडियो, वो उनका अलग है, दे आर कॉर्पोरेट। मराठी में स्टूडियो नहीं है, और वो सबसे बुरी बात है। माने हिंदी में आपको मिल जाएगा यशराज धर्मा, भले उनके पैटर्न कैसे हैं, बट दे आर ए प्रॉफिट सेंटर, वो सेल्फ वर्टिकल है और लोग देखने जाते हैं। आज 4 फिल्में और यशराज नाम लिखा हो तो नए स्टारकास्ट के भी देखने जाते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ स्टूडियो। और वो पावर मैं मराठी में देख रहा था, बहुत उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि पिकल स्टूडियो करके, जिसमें सब कुछ होगा। अभी आप सोचिए सर, हर साल 100 लोग पैसा डालते हैं, 700 करोड़ की इंडस्ट्री है, 90% लोगों को मालूम नहीं आगे क्या करना है, वो फेल हो जाते हैं। हर साल फिर नए 100 आते हैं, 90। और कोई गाइड करने वाला नहीं है। कोल्हापुर में एक आदमी अगर उसके पास पैसा है और स्टोरी है, उसको मालूम नहीं आगे मैं क्या करूं। उसको कोई तो भी फ्रॉड मिलता है, बोलता है मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, अजय अतुल को जानता हूं, तुम मेरे को पैसा दो। मैं वहीं से वो चालू होता है, फिर पता पड़ता है वो बनती नहीं है, बनती है तो ख़राब बनती है, पैसा लुट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक ऐसा अम्ब्रेला होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा एक टोल फ्री नंबर है इस टाइप का करें कि वो करें कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, विल गाइड हिम। क्योंकि क्या है कि जब मैं अप्रोच करूँगा तो सामने वाला भी जो टेक्नीशियन होगा या जो कास्ट एंड क्रू, वो सोचेगा चलो पिकल है तो मेरी फिल्म बनेगी, रिलीज़ होगी। करेक्ट। उनको भी क्या रहता है सर, स्टारकास्ट बुरे नहीं होते, उनको लगता है मेरी फिल्म को पैसा के लिए नहीं कर रहा हूँ जी, मेरी फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। सही है। तो मेरे को ये फिल्म में मैं 20-30 दिन डालूँ। तो वो जो गैप है कि इधर प्रोड्यूसर्स हैं, पैसे वाले हैं, फाइनेंसर है, इधर मार्केट है, पर इन दोनों का मेल नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ओला, उबर, जोमेटो जो है कि वो दे आर एप्स, दे आर इन बिटवीन। वो न तो वो ओनर हैं
टैक्सी के, न वो पैसेंजर है। तो पिकल स्टूडियो जो मेरा कंसेप्ट था वो भी ऐसा था कि उसमें अगर कुछ ऐसा डाला जाए, माने प्रॉपर लोगों ने लेके इन्वेस्ट करके, तो एक अच्छा माध्यम, मराठी की बात कर रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात थिएटर की भी वैसी है, थिएटर में भी चेन सब इधर उधर है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है। आज मराठी में हर डिस्ट्रिक्ट में दिखाने के लिए थिएटर ही नहीं है। जो लोग 1-1, 2-2 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, अगर 4 लोग मिलकर 4-5 करोड़ से 50 थिएटर ले लें, तो सर ये बिजनेस है। आप समझे, आपको भाड़ा में, मैं साल में भाड़ा 1-1.5 करोड़ बांट देता हूँ, क्योंकि मेरे को थिएटर को लोग भाड़ा देते, अभी कम हुआ है। तो वो ये लोग ये नहीं सोचते कि भाई हम मिलके पहले थिएटर का सोचें फिर फिल्म बनाएं। अभी लोग यही बोलते हैं सर थिएटर ही नहीं, अरे नहीं है, मैंने आप ही जिम्मेदार हो ना। साउथ में क्यों परसेंटेज ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने थिएटर पे ध्यान दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। कम बैक टू बीजेपी। अभी जब मैं आया तो जब मेरी मीटिंग हुई, हमारे विजय हरगुड़े करके हैं, वो कामगार मोर्चा के हेड हैं, बावनकुड़े जी से मीटिंग हुई, फडणवीस जी से मीटिंग हुई, तो उन्होंने यही कहा कि देखो अभी जो कंपटीशन चल रही है उसमें ये इंडस्ट्री जो बॉलीवुड का पहले नाम था वो नहीं रहा। अभी उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, ये सब लोगों ने वो सब्सिडी कंसेप्ट में सब्सिडी कंसेप्ट आ गए, वहाँ पे लोकेशन फैसिलिटी दी है, वहाँ पे ये दिया है, तो हमारा शिफ्ट हो रहा है। तो अभी ये टाइम है कि महाराष्ट्र में फिल्मों के लिए उस पर काम किया जाए, अपने यहाँ फिल्म सिटी है वो। तो उस दौरान मुझे, पहले मैं इसमें कीन नहीं था, पर जब मेरे को लगा कि नहीं अपने को आके इसमें अपन कुछ चेंज कर सकते हैं, तो मैंने एक पद लिया। और अभी 1 साल में मुझे बताते हुए बहुत माने ये लगता है कुछ चीज़ों में हमने बदलाव लाया। जैसे टूरिंग टॉकीज़ होती है, तंबू जो कुछ, हाँ, सिनेमा है, तो वो भी एक अच्छे क्वांटिटी में, उनको सपोर्ट नहीं है, कोरोना में बहुत से बंद हो गए, तो उन लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू हमने कुछ लोन्स और कुछ ये उसकी बात की है। और वो एक होता है तो वो एक वर्टिकल तैयार होता है कि जहाँ पे आदमी फिल्म दिखा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी जैसे भले ही फिल्म यूनियन है, लेकिन इसमें हम हर तरह के जो एंटरटेनमेंट और कल्चरल से जुड़े लोगों को लेते हैं। तो जैसे लोक कलाकार हैं हमारे यहाँ जो गांव-गांव में फैले हुए हैं और जिनको सपोर्ट नहीं है, कि उन लोगों के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करके उनको मेन स्ट्रीम में, अभी आपको आश्चर्य होगा कि जब कोई फॉरेन से डेलीगेट आता है और उसको कुछ लावणी या कुछ दिखाना हो, तो वो ऑर्केस्ट्रा के लोग आके डांस करते हैं। फर्क नहीं, जो एक्चुअल लावणी करते जो एक्चुअल जो गांव वाले हैं जो उनको कला दिखा, उनको चांस मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद कैसा था कि गवर्नमेंट जो है ना वो कीन है सपोर्ट करने को इंडस्ट्री की, पर इंडस्ट्री की ओर से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चित्रपट महामंडल है उसमें भी इलेक्शन नहीं हुए, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री। दैट इज़ अ बैड पार्ट, माने वो सैड पार्ट। अभी तमिल तेलुगु में आप देखिए सर, उनके जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, अरे स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बोल दिया ना फिल्म नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। पहले तो वो एक बड़े 2 फिल्मों को एक ही दिन डेट नहीं देते। अपने यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डेट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक ही दिन बड़ी फिल्म आती है, फिर 3-3 वीक फिल्म ही नहीं रहती, वो प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि इसमें लेना चाहिए। तो फिर हमने ऐसे बहुत से इश्यूज़ उठाए। फिल्म जर्नलिस्ट के इश्यूज़ थे, सब वो बाहर रहते थे, उनको यहाँ पर प्लॉट वगैरह की बात चल रही है, उनको जल्द ही यहाँ पे एक मिलेगा, क्योंकि वो प्रीमियर वगैरह करते हैं, रात को लेट होते हैं, वसई विरार रहते हैं सब मराठी जर्नलिस्ट के पास, तो ऐसे, हाँ, थाना रहते, तो उनको कैसे 3-4 लोगों को, माने 3-4 हमने जो इश्यूज़ हैं वो किया। अभी हम लोग सब्सिडी पे बात कर रहे हैं, सब्सिडी की जो कमेटी होती है गवर्नमेंट की, उसके बारे में भी लोगों के बहुत ऑब्जेक्शन है कि आप एक फ्रेटर्निटी को ही क्यों लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अनुदान जब आप दिया जाता है तो अनुदान इज़ नॉट ए भीख, अनुदान इज बेसिकली टू सपोर्ट द ये रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट। तो उसके लिए उसको चुनने के लिए भी अलग अलग तरह के लोग चाहिए, माने उसमें जैसे क्रिटिक भी चाहिए, एक्टर भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए, थिएटर ओनर, हाँ, हर इसका हर एक। तो वो फिल्म, क्योंकि फिल्म ऐसी चीज़ नहीं ना जो एक्टर वही लोग, आप 10-12 लोगों की जूरी बनाएंगे, वो तय करेंगे कि ये फिल्म को 30 लाख देना है, 40 लाख देना है। तो वो चीज़ में हम लोग बदलाव कर रहे हैं। बाद में जैसे अवार्ड में आपने कहा, अवार्ड में हम लोग को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि अवार्ड आदमी को देते हैं पर उसकी फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। आप उसके साथ ये सिस्टम कीजिए, इसको महाराष्ट्र की 4 बेस्ट फिल्म है तो इसको थिएटर मिले 50, करेक्ट। नहीं तो सर ऐसी कितनी फिल्में हैं जो थिएटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जिसको अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, स्टेट अवार्ड है, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिलता है। हाँ, तो ये सिस्टम, ये गैप है सर। आप थिएटर्स दीजिए फिल्मों को, अच्छी फिल्मों को एक सिस्टम कीजिए, आप उनको सब्सिडी देते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है, आप सब्सिडी देते हैं ना, वो पैसे लेके आप थिएटर ओनर को दीजिए 50 और बोलिए फिल्म बाय डिफ़ॉल्ट लगाओ तुम। बट वो उसमें भी कंडीशन होनी चाहिए शायद, मैं
छोटा मुंह बड़ी बात। मराठी फिल्म को एक स्क्रीन देनी है, एक स्क्रीन देनी है, एक स्क्रीन देने का रूल तो बन गया, लेकिन स्क्रीन देनी है 12 बजे 11 बजे 11 बजे कौन नहीं आ पाता। मॉर्निंग टाइम में सिनेमा देखने मराठी आएगा? कौन व्यक्ति आएगा? सर अभी उस पर रूल तो बना है, लेकिन रूल की उपयोगिता क्या है भाई? उसको दो ना रात को 9 बजे का टाइम कम से कम। रूल वो होना चाहिए। सीरियसली बात चल रही है और जल्द ही आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। वेरी गुड। कि उस पर एक ऐसा रहेगा कि मराठी को आपको महाराष्ट्र में एटलीस्ट वो एक स्टैंडिंग रहेगा। करेक्ट। तो उस दिशा में उसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये पोस्ट लेने का यही कारण था। आज मेरे अंडर 1000 लोग हैं और हम लोग हर ज़िले में हैं, और एक प्रकार से फिर हम उसके अंदर फिल्म फेस्टिवल करते हैं जी। उसके अंदर जो लेबर्स लोग हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, उसमें हम उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद रिकवरीज के बहुत इश्यूज हैं, आपको मालूम है। हाँ, तो छोटे छोटे बाद में आपके डेली वेजेस के जूनियर आर्टिस्ट का प्रॉब्लम, उसका 90 दिन पेमेंट नहीं मिलता है, वो इशू हमने उठाया है सर। अभी फिल्म सिटी में पहले मालूम है नाइट शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे जाने के कुछ था नहीं है। हाँ, तो अभी उन्होंने कुछ बैटरी ऑपरेटेड कार ली हैं जो स्टेशन तक या मेन टैक्सी स्टैंड तक हाईवे तक छोड़े। तो ऐसी चीज़ें आप ओवरनाइट बदल नहीं ला सकते हैं, पर कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट बहुत, मैंने ये कहूँगा कि बहुत प्रोएक्ट। अभी तो आशीष जी शेलार हैं जो कि बहुत जानकार हैं और उनको इंटरेस्ट है एंड ये अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। करेक्ट। तो हमें लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। ये बहुत गोल्डन पीरियड है इंडस्ट्री के लिए, नॉट ओनली मराठी, ऑल फॉर ऑल। क्योंकि वो जैसे आपने कहा दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ, तो ये फ्लरिश भी यहीं होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, होनी चाहिए। और होगा, क्यों नहीं होगा सर। आई एम अमेज्ड। जब मैं आपसे बात करने बैठा तो मुझे ध्यान में नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या ज्ञान मिलेगा ऑडियंस को, आइडिया नहीं थी। बट मैं समझता हूँ और ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि समीर जी से कुछ और सवालात पूछने, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक करो या नहीं करो, सब्सक्राइब करो या नहीं करो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मन में सवाल आए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हो सकता है मैं समीर जी के साथ कुछ महीने, 2-3 महीने के बाद फिर एक और पॉडकास्ट करूं। थैंक यू वेरी मच तो बोलूँगा ही, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हम जिस विषय पे बात की है इंडस्ट्री के लिए लाभदायक रहेगी। आई मीन दिस इज़ व्हाट यू आर टॉक्ड अबाउट, ऑल योर एनर्जीज एंड योर परस्पेक्शन, एंड आई एम फाइंडिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सन सिटिंग विथ मी, कि जिसने मैनिफेस्ट किया है। अभी भी 23 आइटम पेंडिंग है। 23 में से एक पिकल तो नहीं है ना? लोग बोलेंगे कि ये लोग क्या, पर देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी मेरा क्या हुआ कि मैंने ब्रांड को इतना कर दिया कि आप पिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करो तो मेरा ही नाम आता है, कोई नहीं आता है तो लोग मुझे कॉल करते हैं। तो डिमांड सप्लाई है। ऊपर वाला पार्टनर आपके साथ खड़ा ही है। आपकी जर्नी देख के किसी को नहीं लगेगा कि एक इंसान है जिसने मेडिसिन करी, आर्ट करी, म्यूज़िक करी, क्या नहीं किया, और कहाँ से कहाँ की जर्नी लंबी चली। गेट इंस्पायर्ड, डेफिनेटली वॉच फॉर द ड्रीम्स टू कम ट्रू। सपने देखो, लेकिन बी प्रैक्टिकल। थोड़ी रिस्क लेना ज़रूरी है। समीर जी ने बहुत रिस्क लिए। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर टॉकिंग टू यू। मज़ा आया। सवाल पूछे इसके लिए मैं इतना बोल पाया, और आपसे लगा ही नहीं कि इतना समय कैसा निकल गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत से पुराने नॉस्टैल्जिक मेरे लाइफ के काफ़ी सवाल और हैं। मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस भी कुछ क्वेश्चन पूछे। करेक्ट। हो सकता है एक और करेंगे सेशन। सो नाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.